आपने 2 पत्रकार जो भगदड़ में गिर गए, हुँ। तो आपने उनकी मदद भी की, तो वो हुँ। भी आपके सामने हुआ था? हाँ सर, वो मेरे सामने नहीं हुआ। सर भगदड़ में इतनी चीज़ें हो गई थी तो मैं उनसे मिल गया था अचानक से। क्योंकि उनकी चीज़ें खो गई थी, उनके जूते, उनके कपड़ों का हालत क्योंकि ऐसी हो रही थी और एक जो महिला रिपोर्टर थी उन्होंने मेरे को उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा मेरे को। उन्होंने मेरे को बताया कि किस तरह से वो भीड़ की वो इतना घबराई हुई थी सर, उन्होंने मेरे से ये शब्द कहा कि अगर आज मैं मर जाती तो कोई मेरी ज़िम्मेदारी नहीं लेता। अगर मैं 30 सेकंड और वहाँ रहती तो शायद मेरा जीवन नहीं बच पाता। पर एट द एंड क्योंकि लोगों का अपने आप से काबू छूट गया, पेशेंस छूट गया क्योंकि कोई उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे नहीं था कोई बड़ा चेहरा। तो आपके सामने आंसू गैस छोड़ी गई या वो आपके सामने क्या हुआ? सर एक्चुअली वो जो उस समय क्रैकडाउन था। मैं जब ब्रेकडाउन था तो आई वाज़ एट द एसबीआई बिल्डिंग के सामने। मैं कुछ लोगों के रिएक्शंस ले रहा था, उनसे बात कर रहा था कि आप बारिश हो रही थी, उस समय लोग बारिश में बैठे थे। तो एज़ अ जर्नलिस्ट मेरे को लगा ये मेरी ड्यूटी है कि जो बारिश में लोग परेशान हो रहे हैं उनसे बातचीत की जाए। नमस्कार, मेरा नाम आसिम मोहम्मद कैफ़ है और इनकलाब हिंदी आप देखते होंगे। तो कुछ चीज़ें आज थोड़ा मीडिया से या खबरों से अलग हैं। अलग एक्चुअली ये है कि ये हमारी टीम है, इनको आप सबको जानते होंगे। ये कामरान है, ये यश हैं, ये अक़दस हैं और ये शम्सी हैं। अलग ये है कि चूँकि इनका पत्रकारिता का करियर अभी प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ में ही कुछ ऐसा होता है जर्नलिज्म में कि कोई एक बड़ा घटनाक्रम आता है जीवन में, जहाँ आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है या आपको जो है वो ऐसे अनुभव मिलते हैं कि आप जब पत्रकारिता में आगे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, उसको लेकर के सीरियस होने लगते हैं। एक्चुअली ये आप बताने की आवश्यकता है नहीं कि आप जानते हैं कि दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले 1 महीने से और 20 तारीख को यानी आज कॉल थी संसद मार्च की। और इस पूरे प्रोटेस्ट को एक मज़ाक थी, एक न्यायाधीश महोदय ने मज़ाक में उसको कॉकरोच कहा था कुछ जैन जी के लोगों को, तो उसके मज़ाक में एक कॉकरोच जनता पार्टी करके एक आईडी बना ली गई थी सिंपल इंस्टाग्राम पर। और उसके बाद उसमें 20-22 लाख मिलियन 20-22 मिलियन चला गया, जो 2 करोड़ से ज़्यादा संख्या बनती है। फिर बढ़ते-बढ़ते कुछ लोग कहने लगे ये लोग तो सड़कों पे तो उतरते नहीं है, ये सब तो ऑनलाइन है, ऐसा सब करने लगे। फिर उनके मन में आया कि पेपर लीक हो रहा है, उस पर चर्चा करें। फिर आया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, उस पर चर्चा करें। पेपर लीक में नीट के कारण चलते कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उस पर करें। कुल मिलाकर के अभिजीत दीप जिसने वो आईडी बनाई थी, एक नौजवान था, वो यूएस में था और यूएस से इंडिया आया। इत्तेफाक ये कि वो तब भी नौकरी ढूंढ रहा था। और उसके बाद बढ़ते-बढ़ते शुरुआत में कहीं ऐसा नहीं लग रहा था, पिछले 1 महीने में हमारी पूरी टीम उसको कवरेज कर रही थी, रोज़ जाती थी कवर करने। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये कोई बहुत प्रभावी आंदोलन है, क्योंकि उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। बाद में एक दिन अ, आप लोग अगर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ। एक थ्री इडियट करके एक फ़िल्म आई थी, उसमें कैरेक्टर था साइंटिस्ट का, तो जो रियल लाइफ़ से वो इंस्पायर्ड था, तो वो सोनम वांगचुक वो उसमें आए कुछ दिन के बाद में। आने के बाद वो फिर अनशन पे चले गए। उसके बाद जब उनको उठाया गया और जिस तरीके से उनको उठाया गया, उसके बाद से स्थिति अब बिगड़नी शुरू हुई। उसके बाद से यूथ में वो ऊर्जा अधिक आने लगी, प्रवाहित होने लगी। और 20 तारीख का जो मार्च था, यानी आज के दिन वाला संसद वाला मार्च, उसका जब मैसेज गया तो दूर-दूर तक मैसेज गया। जैसे यही रिपोर्टर्स लोग जब रिपोर्टिंग करने गए थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि उसमें एक ट्रेन में लोग तमिलनाडु से भी आए। ये तमिलनाडु मतलब साउथ इंडिया, तो वहाँ से भी आए। और रील भी चल रही थी कि टीवी के विजय थालापति भी आ रहे हैं, आ सकते हैं। कुल मिला के बड़ा हो गया वो। तो हमें लगा, चूँकि पत्रकारिता के एक्सपीरियंस के आधार पे पता लगा कि ये एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। और संसद मार्च जैन जी का, चूँकि हमने देखा बांग्लादेश में, श्रीलंका में, आस-पास में हमने देखा कि जैन जी किस प्रकार से रिएक्शंस देती है, तो हमें लगा कि ये अनियंत्रित होते हैं और बहुत अधिक शक्ति ऊर्जा इनमें होती है, उनको बाँधा नहीं जा सकता। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ जो है इसमें मिसहैपनिंग हो सकती है। तो हमने इनको रिपोर्टिंग के लिए भेजा, तो बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की, बताया इनको कि आपको ये चीज़ें लेकर जानी है। और जर्नलिज्म में सबसे पहला कायदा होता है सेफ योरसेल्फ, खुद को सुरक्षित रखना है। आपको कहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे ये आपको पता चलना चाहिए। लाठी अगर चल गई तो आपको कैसे आप खुद को बचाएँगे, या आपको जो रिकॉर्ड करना है कैसे उसे रिकॉर्ड करेंगे। अपने आईडी कार्ड को आप अपने गले में या हाथ में लगा के रखेंगे। अगर पुलिस आपकी तरफ बढ़ती है अनजाने में, तो अपना आईडी कार्ड उसे दिखा देंगे, बता देंगे आप कि मैं जर्नलिस्ट हूँ।
ये सब ट्रेन इनको किया गया, 1 घंटे तक का इनका ट्रेनिंग सेशन चला और फिर बाकायदा इनको नोट्स बनाकर भी दिया गया कि आपको कल ये फॉलो करने हैं। ये आपकी लाइफ का पहला ऐसा घटनाक्रम है जो जिसे हम गंभीर कह सकते हैं। तो चूंकि जर्नलिस्ट होने के नाते और लंबे अनुभव के चलते जो आशंका जताई जा रही थी, वे बहुत सारी आज हो गई। आज हाल ही का बस इतना अंतर आया कि बहुत सारे लोग ये मानकर चल रहे थे, अनुभवी, कि ये रात में होगा या सुबह 4 बजे होगा, लेकिन वो संसद मार्च जब शुरू हुआ उसके बाद होना शुरू हुआ। और आज दिन में दिल्ली पुलिस ने संसद ये बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि हम किसी भी प्रोटेस्टर को वो संसद तक नहीं आने देंगे, संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए और संसद तक आने वाले तमाम रास्ते बैरिकेड कर दिए गए। कई मेट्रोज के जो रास्ते बंद कर दिए गए और जो रैपिडो या उबर जैसी कंपनियां हैं, इनकी सर्विस भी आज वहाँ नहीं मिल रही थी। 5-5, 6-6 किलोमीटर लोगों को आज पैदल चलना पड़ा। दिल्ली में आज वो देखा जो इससे पहले हम लोग जो है दिल्ली में अब तक नहीं देखा था हमने। संख्या तो ऐसे तय नहीं की जा सकती, लेकिन आप इतना मान लीजिए कि सेंट्रल दिल्ली की कोई गली, कोई सड़क ऐसी नहीं थी जहां नौजवानों की भीड़ नहीं थी, और अनियंत्रित नौजवानों की भीड़। क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट को जो नेतृत्व कर रहे थे अभिजीत दीपके या आशुतोष, उनकी एक फ़ोटो अभी आई है, और अगर मैं सही हूँ, मुझे ठीक जानकारी है, हो सकता है आप लोगों को भी उसमें जानकारी हो, तो उसमें जेपी नड्डा के साथ उनकी एक फ़ोटो आई है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि उनको जेपी नड्डा से मिलने से पहले घंटों इंतज़ार कराया गया और उसके बाद 10 मिनट उनकी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो उनका मैसेज ऊपर तक पहुँचा देंगे। बस इतनी बातचीत हुई है, यानी अनियंत्रित रहा सब कुछ। और ये जो पूरा घटनाक्रम आज का हुआ, इससे जहां एक सकारात्मक परिणाम आना चाहिए था, वो सकारात्मक ना आकर के और निराशा पैदा कर गया। खैर, हम इस पर बातचीत करेंगे। सिंपल हमारी थ्योरी ये है कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ये पूरा आंदोलन जैन जी का था, तो इत्तेफाकिया हमारे जो रिपोर्टर इसको कवर करने गए थे, वे चारों यंगस्टर हैं, जैन जी हैं, 2000 के बाद के ही आप लोग संभवतः सब लोग हैं। कैसे इन्होंने इसको कवर किया, क्या इनके अनुभव हैं, क्या इन्होंने देखा, क्या इनके साथ हुआ, इस पर हम समझना चाहते हैं कि इनका अपना नज़रिया क्या है। तो मैं कामरान से बात करूंगा पहले। तो कामरान, कितने टाइम से आप ये कवर कर रहे थे? सर ये डे वन से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। जब अभिजीत दीप के यूएसए से जब यहाँ आए थे और पहला जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम से हम लोग, हमारी पूरी टीम कवर कर रही है इस पूरे इसको। और आज जो हमने जो एक्सपीरियंस किया है, हालांकि हम लोग उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि वहाँ पुलिस प्रशासन जिस तरीके से वहाँ पर शुरू में सब कुछ सही था। जब संसद मार्च की तरफ लगभग 11:30 के आसपास अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक जी की जो वाइफ थी गीतांजलि, वो प्रकाश राज और जो तमाम जो बड़े चेहरे थे, वो तमाम एक वैन में आते हैं, बैठते हैं। पहले तो एसएफआई की जो एसएफआई के साथ कई सारे स्टूडेंट विंग उधर की तरफ निकलते हैं, जो पुलिस चौकी है उधर की तरफ। लेकिन और इधर जो जिधर केरला हाउस है, उधर अभिजीत दीपके का वैन गुजरता है, उसके साथ साथ कई सारे लोग होते हैं। मैं बिल्कुल उसका आगे आगे था और वो वैन जाकर केरला हाउस के पास बैरिकेटिंग थी। उस बैरिकेटिंग से 100 मीटर पहले वो लोग उनकी गाड़ी रुक जाती है और उसके बाद वहाँ से वहाँ तक प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी और पुलिस थोड़ी देर के लिए वो बैरिकेड खोल देती है। उसी में सबसे ज़्यादा ये होता है कि कुछ लोग बाहर निकल रहे होते, कुछ लोग अंदर आ रहे होते, और उसी बीच उसको बंद किया जाता है और फिर लाठी चार्ज होता है। और उस लाठी चार्ज में पुलिस ये नहीं देख रही थी कौन प्रेस से है, कौन मीडिया से है, कौन कहाँ है। हाँ, उनकी नज़र मेन स्ट्रीम पर ज़रूर थी। मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग थे उनके ऊपर उन्होंने, मेरे बगल में एबीपी न्यूज़ की एक लेडी पत्रकार थी और उनका कैमरामैन था, उनको नहीं मारता। और मैं आईडी कार्ड बाज़ाब्ता उनको दिखा रहा था कि मेरी आईडी कार्ड है, मेरे हाथ में कैमरा है और मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बावजूद उसने मुझे यहाँ मारा। उसके बावजूद मैं थोड़ा आगे की तरफ निकला, फिर पीछे बैक पर मुझे मारा गया। तो पूरे तरीके से मुझे लगता है कि जो पुलिस का रवैया रहा वो बिल्कुल सही नहीं था। इसकी वजह से और ज़्यादा ये जो प्रोटेस्ट था वो भड़का है, जिसमें अगर सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता, जिस तरीके से आपने बैरिकेड कर रखा था, जो अनाउंसमेंट हो रहा था, आपको बैरिकेड वहाँ थोड़ी देर के लिए खोलना ही नहीं था। अगर आप खोलते थे तो पूरा खोलते, उससे भगदड़ भी मची थोड़ी देर के लिए। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि पुलिस सही तरीके से उसको नहीं कर पाई।
सुरक्षित नहीं कर पाई इसको। इसकी वजह से इतना ज़्यादा बवाल मचा और मेरे सामने टीयर गैस और उसके अलावा लाठी चार्ज सारी चीज़ें हो रही थी। आप किनारे खड़े हो गए थे एक तरफा? हाँ, मैं एक साइड किनारे पे खड़ा था। तो एक बार आपको आइडेंटिफाई कर लिया, एक बार पुलिस ने मार दिया डंडा, लेकिन आइडेंटिफाई कर लिया कि आप पत्रकार हैं, तो उसके बाद दोबारा हिट नहीं किया? नहीं, उसके बाद दोबारा हिट नहीं किया, मैं थोड़ा साइड में आ गया, उसके बाद फिर मैं फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया। कैमरा था आपके पास जी। में, मतलब ये आइडेंटिफाई था कि आप पत्रकार हैं? जी। ओके। आपने बताया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट थे, उनको पुलिस जो है वो नहीं कुछ कह रही थी। इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज जो हैं, जिन्हें हम आजकल अल्टरनेटिव मीडिया कहते हैं, बिल्कुल, मेरे सामने एक पत्रकार था, मैं उनके माइक आईडी सही से नहीं देख पाया था। उनके हाथ में एक फ़ोन था और एक हाथ में माइक आईडी था और वो खुद इस तरीके से वो रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस डायरेक्ट उनके यहाँ मारती है और उनका फ़ोन गिरता है वहाँ पे और उनकी उंगली में चोट आती है और उन्हीं के बगल में एनडीटीवी और एबीपी सारे लोग वहाँ खड़े थे, लेकिन उनको नहीं मारता। तो मुझे लगता टारगेटेड था वो। तो जो एनडीटीवी एबीपी के लोग खड़े थे, चूंकि वो भी जर्नलिस्ट हैं, वो आपत्ति नहीं करते कि आपने ये गलत किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी उनका। वो पीछे बैठ के हंस रहे थे और सिविल ड्रेस में कई सारे पुलिस वाले थे। पता नहीं वो पुलिस वाले थे या कौन थे, मुझे नहीं पता। जब वहाँ से लाठी चार्ज करती है पुलिस, तो एक युवक था, लगभग मेरी ही उम्र का होगा, वो पेड़ के पीछे छुपता है, तो उसके पीछे एक सिविल ड्रेस में या तो पुलिस वाले थे, पता नहीं, उनको खींच कर लाकर उस पुलिस वाले का हवाले करता है और पुलिस वाले उसको डंडा मारता हुआ भेजता है। ये हालत थी। कितने समय तक आप रहने पड़े? मतलब पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि आप रात और दिन रहे वहाँ। आज सुबह हम लोग जो अपडेट देना शुरू किया वो लगभग 4 बजे से देना शुरू किए थे। 4 बजे से हम लोग कंटिन्यू थे, हमारी पूरी टीम कंटिन्यू थी। हम अलग अलग गेट पर थे, जैसे कि मैं केरला हाउस की तरफ जो गेट था उधर थे, बाकी शंति जो थी वो जिधर से पुलिस चौकी की तरफ से थी, और बीच में जो एक और जो अक्तस और ये यश वगैरह जो बीच में जो जहाँ पूरा वो चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ था। हम लोग अलग अलग जगह। आप मंच के नज़दीक थे, जी। तो मंच पे क्या बातचीत हुई? मंच पे मैं मंच पे पहुंचा था लगभग 9:30 के आसपास। 9:30 के आसपास जब मैं अंदर जाता हूं तो वहाँ मीडिया वालों के लिए राइट साइड में इंतज़ाम किया गया था। तो सबसे पहले तो प्रकाश राज रात में ही आ गए थे। उसके अलावा मनीष सिसोदिया, आतिशी सिंह, संजय सिंह, ये लोग बैरिकेड पार करके अंदर आते हैं। लगभग 10 सवा 10 बजे के आसपास जब 1 घंटा डिले हो जाता है, तो जो प्रोटेस्टर थे सामने वो लोग संसद संसद चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद अभिजीत दीप के माइक पे आते हैं, फिर वो कहते हैं कि अभी सरकार ने हमसे बातचीत करने के लिए हमें कॉल किया है, तो उसके लिए सौरभ दास और आशुतोष जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं वो लोग जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं और हमने ये कंडीशन रखा है सरकार से, उस वक्त तक हम संसद मार्च नहीं करेंगे जब तक कि सोनम वांगचुक जी को यहाँ नहीं लाया जाए। तो इन्होंने अल्टीमेटम पहले दिया कि 2 घंटे के अंदर सोनम वांगचुक जी को लाया जाए स्टेज पर, उसके बाद फिर हम संसद मार्च जो है या तो थोड़ा डिले करेंगे या फिर सोनम वांगचुक जी जो कहेंगे वो हम करेंगे। उसके बाद ये होता है कि प्रोटेस्टर्स की तरफ से फिर बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगती है कि संसद चलो, संसद चलो, फिर अभिजीत दीप का। तो उसी बीच एक एम्बुलेंस आता है, तो लोगों को ऐसा लगा कि सोनम वांगचुक जी आ गए। उस बीच भगदड़ मचने का बहुत चांसेस था। मैं वहाँ पे था, लोग जो बैरिकेडिंग था उस पर चढ़ चुकी थी, 3 महिलाएं मेरे सामने बेहोश होकर गिरी थी वहाँ, और उसके बाद फिर माइक से अनाउंस किया जाता, बहुत मुश्किल से वो भीड़ संभलती है। उसके बाद फिर एम्बुलेंस वापस चला जाता है और पता नहीं उस एम्बुलेंस में कौन था नहीं था, ये एक कोशिश होती है। उसके बाद फिर अभिजीत दीप के जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो वो अनाउंस करते हैं कि अब हम 10 मिनट के भीतर लगभग 11:15 बजे के आसपास कि अब हम संसद मार्च के लिए निकलेंगे। फिर वहाँ से अनाउंस होता है कि एसएफआई के लोग और जो स्टूडेंट विंग के लोग हैं वो सीधे की तरफ जा रहे हैं और हम भी उनके पीछे पीछे आएंगे। लेकिन वो वहाँ से ना जाकर पूरी भीड़ इधर की तरफ निकलती है, बिल्कुल स्टेज के सामने से जो पुलिस चौकी है उधर की तरफ निकलती है कि हम वहाँ से पार्लियामेंट जाएंगे। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि प्रकाश राज, अभिजीत दीप के और तमाम लोग स्टेज के पीछे से बाहर बैरिकेड से होते हुए वो जो जिधर से केरला हाउस है उधर की तरफ एक वैन में बैठते हैं, उसमें माइक वाइक लगा होता है कि हम लोग यहाँ से मूव करेंगे। आप तो कह रहे हैं भीड़ का अलग रास्ता? भीड़ बट गई। हाँ, आप कह रहे हैं कि भीड़ का अलग रास्ता और जो मंच पर मौजूद नेता हैं उनका अलग रास्ता, बिल्कुल विपरीत। जी, आप जो तस्वीर देख पा रहे होंगे, आप जो दर्शक जो तस्वीर देख पा रहे हो लाठीचार्ज का, वो उस साइड का है जिधर से पहले से स्टूडेंट विंग वाले लोग निकल गए थे। सामने उसको से कोई लीड नहीं कर रहा था, कोई लीड नहीं कर रहा था, अनियंत्रित। अनियंत्रित। कोई बड़ा चेहरा या अभिजीत दीप के, आशुतोष, सौरभ दास या प्रकाश राज या वहां पर जितने भी लोग थे
या उनके खुद वॉलंटियर्स जो थे वो लगातार उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे अभिजीत दीप के, और उनकी जो वैन थी चारों तरफ उनके वो थे, और वो बिल्कुल अनियंत्रित तरीके से गए और बैरिकेड के पास पहुंचते हैं, कुछ लोग धक्का मुक्की करते हैं और वहां पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, और इनकी वैन 100 मीटर पहले बैरिकेड से रुक जाती है। और अभी जो तस्वीर आ रही है कि जहां बैरिकेड के पास लाठीचार्ज किया जा रहा है, और खुद कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो वो आ रही है, इनकी वैन लगी है 100 मीटर दूर, और वहां पर जो आम लोग हैं वो लोग वहां पिट रहे हैं। इसकी वजह से जो लाठीचार्ज उस साइड सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा लोग वहां जख्मी हुए। तो कई सारे लोग, मैं वहीं था, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने कॉल दिया कि हमें उस साइड से निकलना है, तो उस साइड से ना निकल कर और वो अनियंत्रित तरीके से निकले, जिसकी वजह से वो लोग पीटे भी गए हैं और ये लोग यहाँ हैं। मतलब इनके पास में इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, क्या इनको, मैं भी समझ लूँ आपसे, क्या इनको ये आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आ जाएंगे? जैन जी, इस तरह की आलोचना की जा रही थी कि ये ऑनलाइन 23 मिलियन हो गए, लेकिन कागज़ पे आप देखिए तो 100-200 लोग हैं, मौके पे आप जाकर देखिए तो 100-200 लोग हैं। और पिछले 1 महीने से हम देख भी रहे थे कि संख्या तब बढ़नी शुरू हुई जब सोनम वांगचुक को पुलिस ले गई हॉस्पिटल, उसके बाद बढ़नी शुरू हुई। तो इनको आइडिया नहीं था इतने लोग आ जाएंगे, या इनका चूँकि कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं है, पॉलिटिकल लोग तो है नहीं, तो इनको कंट्रोल मैनेजमेंट के बारे में भी जानकारी नहीं थी कि भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे उन्हें दिशा दी जाती है? जिस हिसाब से भीड़ थी वो तो उन्होंने एक्सपेक्ट कर रखा था पहले से, क्योंकि कल हमने उनके कोर टीम के एक मेंबर थे, मैं उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उनसे हमने बाइट लिया था, जो एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमें लगभग 2 लाख मिस कॉल आ चुके हैं। उन्होंने एक मिस कॉल नंबर जारी किया था, 2 लाख उनको मिस कॉल आ चुके थे। उसके अलावा हर प्रदेश से आप वीडियोज आ रहे थे कि ट्रेन से लोग आ रहे हैं, बिहार से, झारखंड से, गुजरात से, राजस्थान से सबसे ज़्यादा तादाद, तो जब हरियाणा से सबसे ज़्यादा जो वहाँ के लोग हैं। उसके अलावा जो तमाम जो बड़ी पार्टियां थी उन्होंने भी समर्थन दे दिया था उनको, चाहे वो सोनम वांगचुक जी को ही सिंपैथी देना हो। उसकी वजह से वे भीड़ तो 100% था कि इतनी आएगी, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्यों स्ट्रेटेजी इतनी जल्दी चेंज किया, या क्या ऐसी वजह रही है वो मुझे उतना समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने जो देखा कि जब इधर से कहा गया कि हम इधर से जाएंगे, सारी भीड़ उधर की तरफ निकली, फिर ये लोग बैरिकेड से इधर की तरफ निकलते हैं, वैन में बैठते हैं, इधर की तरफ आते हैं। तो जो भीड़ उधर की तरफ जा रही थी, जब उनको पता चलता है कि इधर की तरफ अभिजीत दीप की और उनकी वैन पूरी जा रही है, दोनों तरफ से लोग इधर से आ भी रहे हैं, इधर से जा भी रहे हैं, तो भगदड़ जैसा हालात उस वक्त भी बने। और उधर जो लोग गए, उनके पास कोई लीड करने वाला ऐसा नहीं, बस स्टूडेंट विंग के जो लोग थे वो लोग थे। तो क्या ये आप जो कह रहे हैं, मैं ये समझ लूँ कि ये अनुभवहीन लोग थे इसलिए ये गड़बड़ हुई? अभिजीत दीप के खुद मैं वहाँ था, उन्होंने माइक से अनाउंस किया कि ये मेरे लाइफ का पहला प्रोटेस्ट है, और मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भीड़ हमारे कॉल पे आ जाएगी। तो मुझे लगता है उसमें जितने भी थे सभी लोगों का पहला अनुभव रहा होगा। बाकी जैसे वहाँ पर जो और लोग थे, जो सीनियर्स लोग थे या जो पार्टी के लोग थे, उनको छोड़ के, यानी जो सीजेपी और उनके जो वॉलंटियर्स थे, मुझे ऐसा लगा कि उनका एक्सपीरियंस शायद फर्स्ट रहा होगा, और वो लोग अपने स्टेज को और अपने लोगों को और सीजेपी के लोगों को मैनेज करने में ही रह गए। उन्होंने उस भीड़ को या जो प्रोटेस्ट आई हुई थी उनके लिए कुछ खास इंतजाम नहीं किया कि ऐसा होता है कि उनके जो वॉलंटियर्स थे या कोई एक दो चेहरा जो एसएफआई और जो आयशा के लोग जब आगे मूव करे तो उनके साथ जाते, उनके आगे आगे रहते, ऐसा नहीं दिखा। वो बिल्कुल चलती चली गई और उनको लगा कि हम वो लोग पीछे से आ रहे हैं, वो पहुंच गए और बैरिकेड वगैरह को लोगों ने धक्का देना शुरू किया, पुलिस ने वहां लाठीचार्ज कर दिया। और इस साइड में जो थी, ये इन्होंने 100 मीटर पहले अपनी गाड़ी रोक ली, और जो कुछ जो उनके वॉलंटियर्स थे उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर रखा था, और बाकी जो लोग थे वो वहां तक पहुंचे थे। लेकिन वहां पर जो 4 या 5 लेयर था बैरिकेड का, तो उनको गिराना उतना आसान नहीं था, और वहाँ भारी पुलिस बल की भी तैनाती थी। कामरान जो हैं उनको उनकी पोजीशन जो थी वो मंच थी, और मंच की एक्टिविटी को देखना था, और वहाँ उनके स्ट्रेटजी को समझना था, और फिर उसको रिपोर्ट करना था। तो चूंकि कामरान वहीं पर थे, तो मंच पर इन्होंने जो भी गतिविधि देखी उसके दृष्टिकोण को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ऐसा लगता है जैसे एक अच्छी योजना की कमी, और इतनी नौजवानों की इस भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसका कहीं सीजीपी से कोई चूक हुई। यश, जी सर। तो आप जो हैं आज मेट्रो आने वाले लोग, जाने वाले लोग, कहाँ कहाँ आप थे आज की, क्या एक्टिविटी थी? सर वैसे तो मेरे को जो टाइम एलोकेट किया गया था टीम के द्वारा, इट वाज कि आप कोशिश करो आप 11 बजे तक आ जाओ, क्योंकि मैं फरीदाबाद से आता था।
तो सर जब मैं मेट्रो में चढ़ा मेरे को उस टाइम मेरे को, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, तो मेरे को पता चला कि जो सेंट्रलाइज स्टेशन हैं, जहाँ से जो लोकेशन है जंतर मंतर की, इट्स क्लोजेस्ट, जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से आप जा सकते हैं, जैसे जनपद है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन है वॉलेट लाइन से, मेजोरिटी ऑफ द लोग जनपद से ही आते हैं। तो वो जनपद का जो एरिया था वहाँ एग्जिट क्लोज कर दिया था, एंट्री क्लोज कर दिया था। राजीव चौक जो येलो लाइन से आते हैं उनके लिए राजीव चौक बहुत क्लोजेस्ट है, जो ब्लू लाइन से आते हैं उनके लिए एक स्टेशन और है, 12 खंबा है शायद उसका नाम, वहाँ से भी लोग आते हैं। तो लाइक उन सबको क्लोज कर दिया गया था। इस कारणवश मैं लेट भी हो गया था, क्योंकि मेरा पहला प्लान था मैं जनपद से जाऊँ, मेरे लिए क्लोज होगा, मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा, आई कैन टेक बाइट्स ऑफ पीपल, मैं रिएक्शन ले पाऊंगा। जनपद क्लोज था, लोग वहाँ बहुत इरिटेटेड थे। फिर मैं राजीव चौक गया मेट्रो में, मैंने राजीव चौक जाके देखा कि राजीव चौक तो सर बहुत बुरा हाल था, क्योंकि जो लोग थे राजीव चौक पे वो इतना इरिटेट हो गए थे, क्योंकि राजीव चौक इज ऑल्सो रेफर्ड एज हार्ट ऑफ दिल्ली मेट्रो। वहाँ से ऑफिस जाने वाले लोग भी आते, क्योंकि मंडे का दिन था, जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे थे वो ऑफिस तो जाएंगे, तो उनको भी नहीं निकलने दिया जा रहा था, क्योंकि पुलिस को यही नहीं पता था कि कौन प्रोटेस्ट में जा रहा है, कौन ऑफिस जा रहा है। तो लोग इतना इरिटेट हो गए थे कि जो मेट्रो से कार्ड लगा के आप एग्जिट करते हैं, वहां से वो लगातार कूद कूद कर जा रहे थे पुलिसकर्मी। जो कूद रहे थे ये आम लोग थे या ये प्रोटेस्टर्स थे? इस चीज की पहचान मैं देखकर नहीं कर पा रहा था, पर जो लोग कूद रहे थे वो तकरीबन जो ऐसे छात्र ही थे कि जिनकी उम्र को देखकर नहीं लग रहा था कि वो ऑफिस जाते हैं या फिर वो ऑफिस जाने वाले लोग ओके, हो सकता है कि वे आंदोलन में ही। आंदोलन में ही पार्ट ले रहे हैं। हाँ। और क्योंकि सर भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी, और मेट्रो स्टेशन के अंदर इतने पुलिसकर्मी या सीआईएसएफ के जवान नहीं रहते, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 11 लोग रहते हैं, जिनका रेगुलेशन का वर्क होता है, जो चेक करते हैं कि आपके पास कोई सामान तो नहीं है। तो उनसे वो भीड़ भी कंट्रोल नहीं पड़ती, जिस कारणवश लोग टिकट लगाना तो छोड़िए, इतने इरिटेट हो गए थे कि उसके ऊपर से फान फान कर जा रहे थे। फिर मैं राजीव चौक से 12 खंबा से मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ से आऊँ, वहाँ भी बहुत ही बुरे हालात थे, इतनी भीड़ थी। वो तो मेरा मेट्रो कार्ड मेरे पास था तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि सर ऑटो या रैपिडो की जो सुविधा है वो भी नहीं है। मैंने बुक करने की कोशिश की, रैपिडो पहले तो एक्सेप्ट कर ली उसने, तो वो आ रहा था, फिर बीच में उसने खुद ही कैंसिल कर दी। इसका मतलब कि उनको यहाँ तक आने की आवाजाही नहीं थी, यानी कि जो सरकार है या प्रशासन है उन्होंने रैपिडो और जितने भी ऊबर ओलाज वगैरह होते हैं जो चलते हैं ऑनलाइन, जिनसे आप व्हीकल से ट्रांसपोर्ट अपने आप को करवा सकते हैं, उन सब की भी आवाजाही बंद कर दी गई थी। और लोगों को जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो स्पेसिफिकली बंद कर दिया था ऑन द 4 मेजर स्टेशन, ताकि आप जाना पाएँ। तो मैंने देखा कि सर हम लोगों ने तकरीबन 3.5 किलोमीटर, जिस स्टेशन में उतरा था वहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर का रास्ता था पैदल, और काफ़ी सारे लोग, तकरीबन हज़ारों लोग मेरे साथ थे, मेरे पीछे थे या मेरे आगे थे। वो वहाँ से उतनी दूर तक पैदल चले, उन्होंने साथ के साथ नारेबाजी करी, लगातार अपने जो जोश था उसको ऊपर रखा। और जैसे ही मैं जंतर मंतर पहुँचा सर, जो सबसे पहली चीज़ मैंने 11:30 बजे या 1 बजे के करीब देखी वो था कि जो बैरिकेड्स पर बेल्डिंग की गई थी वो बैरिकेड्स तहस नहस थे, गेट्स पूरे ओपन थे। और जो पुलिसकर्मी वहाँ चेकिंग के लिए आमतौर पर रहते हैं पिछले 20 दिन से, जो आपके स्टिकर्स लगाते हैं बैग पे, काउंटिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था सर, सब कुछ तहस नहस था। और जो अब एक ओपनिंग हो गई थी कि सर कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, नारेबाजी हो रही, लोग बैरिकेड्स पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैंने वहाँ देखी, और लोग, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनको एक तरीके से आज़ादी मिल गई है, जो इनिशियली उनको फांसा गया था। पर सर जहाँ तक मेरा मानना है वो आज़ादी नहीं थी, एक छोटे पिंजरे से उनको निकालकर एक बड़े पिंजरे में डाल दिया गया, क्योंकि सरकार का मेजर एजेंडा शायद यही था कि जो छात्र हैं उनको जंतर मंतर तक रखो, उनको संसद तक जो मार्च है ना करने दे रहे। जैसे कि कामरान सर ने बताया कि मेजर एक्टिविस्ट जो थे सीजीपी के वो अलग चल रहे थे, भीड़ अलग चल रही थी। तो जो भीड़ मेरे साथ थी वो भीड़ उस अलग चलने वाली भीड़ का हिस्सा थी, जो अलग और भी अलग हो गई थी। मतलब जो भीड़ थी वो 3-4 टुकड़ों में बढ़ गई थी। कुछ भीड़ थी जो सीजीपी के जो जंतर मंतर है बिल्कुल सेंटर में थी, कुछ भीड़ थी जो एक्सटेंशन थोड़ा कर दिया था जंतर मंतर का, ताकि भगदड़ ना मचे, क्योंकि क्राउड कम से कम 40-50 हज़ार लोग थे वहाँ पे, तो उसको एक्सटेंड कर दिया था। कुछ भीड़ उस तरफ थी, कुछ भीड़ डीएलएफ की बिल्डिंग के पास थी। और जो लाठी चार्ज जब मैंने देखना शुरू किया तो एसबीआई की जो बिल्डिंग है उसके पास से मेजर लाठी चार्ज चालू हुआ, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो भीड़ बटी हुई थी सर, और लगातार अलग तरह की नारेबाजी कर रही थी। उनको ये भरोसा था शायद सीजीपी के नेताओं पर, या नेता नहीं कहेंगे शायद, जो प्रोटेस्टर्स थे या जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन पर शायद इनको ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई एक हल हमको मिलेगा, या फिर जो नेताओं से जो बातचीत हो रही है उसका हल मिलेगा और हम शायद पार्लियामेंट तक जा पाएंगे। पर एट द एंड क्योंकि लोगों का अपने आप से काबू छूट गया, पेशेंस छूट गया, क्योंकि कोई उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे नहीं था कोई बड़ा चेहरा। तो आप के सामने आंसू गैस छोड़ी गई, या आपने मतलब आपको लाठी तो लगी नहीं, या आपको आपके सामने क्या हुआ एक्चुअली वो जो क्रैकडाउन था? मैं जब ब्रेकडाउन था तो आई वाज एट द एसबीआई बिल्डिंग के सामने, मैं कुछ लोगों के रिएक्शंस ले रहा था, उनसे बात कर रहा था कि आप, बारिश हो रही थी उस समय, लोग बारिश में बैठे थे। तो एज अ जर्नलिस्ट मेरे को लगा ये मेरी ड्यूटी है कि जो बारिश में लोग परेशान हो रहे हैं उनसे बातचीत की जाए। तो जब मैं बातचीत कर रहा था सर, अचानक से ना मैंने एक भगदड़ को आते हुए देखा।
तो सबसे पहले तो जो लोग बारिश में बैठे थे मैंने उनको विश किया कि थोड़ा सेफ गार्ड किया जाए, खुद भी अपना बचाव अपने से खाते करना है। तो वो सारे प्रिकॉशंस मैं ले रहा था, पर मैं अपनी कॉर्नर ऑफ द आई से मैं देख रहा था कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सर मैंने देखा कि जो धुआं है आंसू गैस के गोलों का, क्योंकि वो मेरे तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि मैं जहाँ था उसके आगे 2 बसेस थी जिन्होंने स्टॉपेज कर रखा था और उसके आगे बैरिकेड थी, मतलब डबल सिक्योरिटी सिस्टम टाइप उन्होंने कर रखा था ताकि कोई भी किसी तरीके से आर पार करके निकल ना पाए। तो एकदम से आंसू गैस के गोले चढ़े, भगदड़ मची, कुछ लोग थे भगदड़ की चपेट में आ गए वो। और सर जो लाठी चार्ज हुआ था, क्योंकि मैं भी काफ़ी, क्योंकि जैसे ही भगदड़ मची तो मैं कोई ये ऐसा मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि सर देखते हैं कि ऐसा हुआ क्या है, कि भगदड़ क्यों मची है। तो मैं जब अपने मेरा एक फेलो दोस्त था जिसके साथ में था, तो जब हम वहाँ पर गए तो मैंने देखा जो मेरा फेलो दोस्त था जिसके हाथ में कैमरा था, तो अचानक से लाठी चार्ज चालू हो गया, आंसू गैस के गोले बरसने लगे और लाठी जो है चलनी चालू हो गई थी, मतलब उनको घेर घेर के, या जो अकेला मिल गया, जो मतलब जिसके लपेटे में जो आ गया पुलिस के लपेटे में, उन्होंने उनको बुरी तरीके से लाठियों से पीटना शुरू किया, आधे लोग भाग रहे थे। सर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ बसेस लगी हुई थी, वहाँ निकलने का रास्ता नहीं था, एक तरफ बैरिकेड थी, तो जो फुटपाथ से अंदर आ गए थे एसबीआई वाली साइड लोग, तो एक तरफ से तो लोग आ रहे थे, एक तरफ से जा रहे थे, तो टकराव ऐसा बन गया था कि कुछ लोग जो चपेट में आ गए वो चपेट में आ गए। और लाठी तो सर इस तरीके से चल रही थी जैसे कि जैसे भीड़ में लाठी मारते हैं ना सर, जैसे भेड़ चराने वाला भीड़ में लाठी मारता है ताकि भीड़ का झुंड अलग हो जाए, तो इस तरीके से लाठी चार्ज किया जा रहा था। देखा नहीं जा रहा था कि कौन महिला है, कौन बच्चा है, कौन पत्रकार है। जिसके लाठी लग रही है सर, किसी मतलब ऐसा देख, मतलब कहते हैं ना कि सहानुभूति आ जाती है कि चलो ये बच्चा है इसके नाम मारूं, या पत्रकार है इनको नाम मारूं, या फिर ये महिला है इनके लाठी नहीं सर, मतलब महिलाओं को बाल से पकड़ के खींच खींच के रोडों पे रगड़ा जा रहा है बुरी तरीके से। तो इस तरह के हालात हुए थे। मेरे कैमरामैन को जो मेरे साथ था, मेरा मित्र, उसकी भी कमर पे एक लाठी लगी, बचाव में मेरी भी जो टकना है उल्टे पाँव का, उसके टकने पे लाठी लगी, और मैं बस किसी तरह से बचाव करके मैंने अपने स्कूल के मित्र को या जो कॉलेज के मित्र थे उनको निकाल कर थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करके मैं निकला। आपने 2 पत्रकार जो भगदड़ में गिर गए, हम्म। तो आपने उनकी मदद भी की, तो वो भी आपके सामने हुआ था? हाँ सर, वो मेरे सामने नहीं हुआ, क्योंकि सर भगदड़ में इतनी चीज़ें हो गई थी तो मैं उनसे मिल गया था अचानक से, क्योंकि उनकी चीज़ें खो गई थी, उनके जूते, उनके कपड़ों का हालत क्योंकि ऐसी हो रही थी, और क्योंकि मैं उनको जानता भी था सर, क्योंकि हमारी मुलाकात प्रोटेस्ट में आए दिन होती रहती थी, पत्रकारों की आपस में हम बातें करते थे आइडियोलॉजीज़ पे और डिफरेंट चीज़ों पे, प्रोटेस्ट के ऊपर। तो क्योंकि मैं जानना, जब उनको एक तो जानना था मेरे को, ऊपर से उनकी हालत देखकर मेरे मन में कुछ सहानुभूति आई, और मैं उनके पास गया सर, मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से जो है भीड़ की चपेट में आ गई। एक जो महिला रिपोर्टर थी, उन्होंने मेरे को, उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा मेरे को, उन्होंने मेरे को बताया कि किस तरह से वो भीड़ की वो इतना घबराई हुई थी सर। उन्होंने मेरे से ये शब्द कहा कि अगर आज मैं मर जाती तो कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं लेता, अगर मैं 30 सेकंड और वहाँ रहती तो शायद मेरा जीवन नहीं बच पाता। उन्होंने मेरे से ये तक कहा कि मैंने तो अपनी आंखों के आगे भगवान को स्वयं देख लिया था कि बस आज मेरा अंतिम दिन है, और शायद मैं इसके आगे जीवन देख भी ना पाऊँ, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने खुद बताया कि जब वो जमीन पे गिरी, उनके कपड़े किधर थे, माइक किधर था, फोन किधर था, और उनके ऊपर कम से कम 3-4 आदमी चढ़े हुए थे, और उनके नीचे एक महिला और दबी हुई थी। यानी आप सोच सकते हैं सर किस तरह का वहाँ माहौल बन गया था। और वो तो उनकी शायद किस्मत थी कि वो चाहे किसी तरीके से बच गई, उनको किसी तरीके से किसी ने खींच लिया और किसी तरह से हम उनको बाहर लिया, उनको पानी वानी पिलाया, उनको थोड़ी उनकी हालत कोशिश की मैंने स्टेबल करने की। पर सर जिस तरह की चीज़ उनके साथ हुई थी, जिस तरह का भयानक खौफनाक मंजर उन्होंने देखा, शायद वो स्टेबल होने की स्थिति में नहीं थी, उनकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे, और उनको उन्होंने तकरीबन अपनी आँख के आगे अपनी मौत देख ली थी, जिस कारण से वो एक किस्म का अनकॉन्शियस हो गई। तुम्हारी अभी चूंकि यहाँ जितने लोग हैं उनमें सबसे तुम कम उम्र के जी हो, सर, हाँ। तो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये सब देख करके, तुम्हारा बतौर जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म में आजकल रिस्क बहुत है, आप जान ही रहे हैं, जी सर। तो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन क्या है? सर ओपिनियन अबाउट द, मेरा मतलब प्रोटेस्ट को लेके ओपिनियन अलग था, जो आज हुआ उसको लेके मेरा डिफरेंट ओपिनियन हो गया सर। जब तक प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैं भी इसका जोर शोर से समर्थन कर रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं पत्रकार हूँ, और मैं अगर देश का चौथा स्तंभ हूँ, क्योंकि हमें सिखाया जाता है जब हमारी पढ़ाई करती है कि आप देश के चौथे स्तंभ हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनजस्टिस के खिलाफ या किसी भी धरने को कवर करना हमारी मेजर हमारी ड्यूटी है। तो सर जब मैं कवर कर रहा था तो मैं इसके सपोर्ट में था, मैं एक तरीके से लोगों की आवाज़ों को उठा रहा था। पर सर जो आज मैंने देखा सर, पहले मेरे को लगता था कि सर मेरा लोहे का कलेजा है, या मेरे को ये लगता था कि आई एम स्ट्रॉन्ग, मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता, इमोशनल मैं नहीं हो सकता। पर सर जिस तरीके की मैंने आज मंजर देखे, मेरा खुद का दिल दहल गया सर, शायद मेरी उम्र कम है शायद इस कारण, क्योंकि मैंने इस तरीके से आंखों के आगे, मतलब मैंने प्रोटेस्ट टीवी पे मैंने देखा है, मूवीज में मैंने इस तरह की चीज़ें देखी, पर जब अपनी आंखों के आगे लोगों को चिल्लाते खसोटते, महिलाओं को ज़मीन पर अपने आप को मतलब रगड़ता हुआ पाते देखते हैं, तो हर किसी का जो कलेजा है वो पिघल जाता है सर। और जैसे हम लोग ये प्रोटेस्ट में आप जा रहे थे, तो मैंने खासकर 2 दिन पहले एक मीटिंग की थी, ऑनलाइन एक मीटिंग की थी, और ये बताया था आपको कि ऐसा हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो तब मन से आप तैयार थे कि आपको लगा कि सर बेवजह डरा रहे हैं, या अब रियलिटी टेस्ट आपका हो गया सर मैं जेन्युइनली बताऊं तो आपने हमें प्रिकॉशंस दिए थे मीटिंग पे, आपने या हमें आपने माने नहीं? नहीं सर, अब मैं बताता हूँ क्या बोला
आपने जब हमें प्रिकॉशंस दिए कि आपको अपने साथ एक दवाई या मतलब आपने बोला कि मूव वगैरह लेके जाना तो उस टाइम तो सर क्योंकि मैं अपने आप को ना ज़्यादा वो समझ रहा था कि क्या ही हो जाएगा, मतलब मेरे को पता था रिस्क होता है, इट्स रिस्क मॉडरेट तक का रिस्क होता है, किसान आंदोलन भी मैंने देखा था, पर मेरे को ये था कि क्या ही हो जाएगा ज़्यादा, हम पत्रकार हैं, हम पर कोई लाठी क्यों चलाएगा, हम पे प्रेस कार्ड है। तो मैं सर ये था, और मैं मन ही मन में एक मजाक की तरह दे रहा था कि सर भी क्या बोल रहे हैं कि मूव लेके जाओ, मतलब छोटी सी मेड किट क्यों लेके जानी, एक पानी की बोतल ले जाएंगे, कैप ले जाएंगे, जो थोड़ी बहुत नेसेसिटीज है, ईयरफोन्स वगैरह ये सब ले जाएंगे। पर सब जब मैंने देखा कि जिस तरह की हालत हुई तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शायद जो आपका तजुर्बा है वो तजुर्बा सही है, और हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए सर। और अंत में सर मैं बस यही कहूँगा कि सर मेरे को इस प्रोटेस्ट से काफ़ी उम्मीदें थी, कि क्योंकि जो एजेंडा था कि हमें जंतर मंतर से पार्लियामेंट जाना है, क्योंकि बहुत सुनहरा मौका था सीजीपी के हाथ में या छात्रों के हाथ में कि अपनी आवाज़ आज संसद के आगे रखें, जो नेता हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसके हाथ में पावर है, उनके आगे ये बात बता सके कि हम जो छात्र हैं, जो युवा है, वो अब सरकार की आंख में आंख डालकर उनसे सवाल करने का दम रखता है, पर किसी इनरेगुलेटरी या एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतों के कारण वो नहीं हो पाए थे, शायद वो हम फेल हो गए। एक्चुअली कामरान मंच पर थे, मैंने आपको बताया, और यश तोमर जो हैं, इनको दूसरी जगह हमने अलग अलग जगह बांटी हुई थी, यही होता है संस्थानों में। ये अकदस हैं, इनको एक तीसरा स्थान मिला हुआ था कवर करने के लिए, बाहरी क्षेत्र। इनको प्रोटेस्ट वाली जगह का रेडियस 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें इनको मूव करना था और स्थिति को देखना था। इत्तेफाक से कामरान जो है उनको भी लाठी पड़ी, यश तोमर को भी लाठी पड़ी, और अकदस का मुझे सबसे पहले फ़ोन आया, कह रहे सर मुझे लाठी लग गई है। यस सर, सबसे पहले जब मैं जर्नलिज्म में आ रहा था तो मैं सोचता था कि 9 से 5 वाली जॉब नहीं करनी, कोई ख़तरनाक करनी है, जंगलों में रहना है, कोई ऐसा मतलब एडवेंचर करना है। तो मुझे नहीं पता था सर जर्नलिज्म इतना ख़तरनाक होगा, आज पहली बार पता चला है। तो सर सबसे पहली दिन की जब मैं शुरुआत हुई तब से मुश्किल आ रही थी। सबसे पहले मैंने रैपिडो किया 4 बजे का, तो वहाँ सर मैं सुबह 4 बजे का? यस सर, वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था और वहाँ पे मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैं सुबह 4 बजे जैमर लगा दिए गए थे, वहीं एक्टिवेट कर सुबह दिए, मेरे सुबह 4 बजे जैमर एक्टिवेट कर दिए गए थे। यस सर, वहीं पेमेंट नहीं हो रहा था, तो उसने बोला मैं आगे जाता हूँ, जितना हो जाएगा मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। सॉरी आपको रोकने के लिए, सुबह 4 बजे कितनी भीड़ होगी? सर सुबह 4 बजे भी लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, हजारों लोग थे, लगभग 200-300 तो लगभग आ रहे थे, जो चले ही मूव कर रहे थे यस सर, लगातार। यस सर। आप थे वहाँ 4 बजे, तो 4 बजे कितने लोग होंगे? 4 बजे सर जब हम लोग इंडिया गेट से जब हम लोग निकल रहे थे, उसके बाद लोगों के कंधों पे बैग, और वो मुझे ऐसा लग रहा था लोग ट्रेन वगैरह से रात में या बस से उतरे हैं, और वो लोग फुटपाथ पे लगभग एक जगह 100 की भीड़, 50 की भीड़। जब हम लोग पहुंचे थे जंतर मंतर पे, सुबह 4:30 की बात है, हमने रिकॉर्ड करके उस पर भी डाला है, वो हमारे इंस्टाग्राम पे होगा, जब लोग बैरिकेड पे चढ़ के और झूला झूल रहे थे वहाँ, और लगभग 400-500 भीड़ होगा प्रोटेस्ट साइड से इधर 500 मीटर पहले तक, 400-500 भीड़ उस वक्त थी। और लोग उस और वक्त अंदर तो जब जब हम लोग रात में रिकॉर्ड करके गए थे, अगले दिन जो भीड़ थी वो थी, मुझे लगता है उसमें कुछ पेरेंट्स या कुछ बच्चों के साथ जो फैमिली वगैरह आई थी, वो लोग सिर्फ वहां से चले गए थे, बाकी सारे लोग थे वहाँ, अंदर का पूरा एरिया फुल था। रात भर रहे लोग जी अंदर, मतलब 10-20 हज़ार की क्षमता तो होगी। जी। अकदस, एक्चुअली तुम्हारा काम था बाहर देखना, यस सर, बाहर क्या चल रहा है। कामरान का काम था अंदर क्या हो रहा है, यश का काम था कि वो ट्रेवल्स देखें कि क्या चल रहा है, तो आप देख रहे थे बाहर, प्रोटेस्ट साइट से बाहर। यस सर। मैं अपने आप को फील कर रहा था, सेफ फील कर रहा था कि मैं वहां पर जाऊंगा तो यहाँ पर मैं बाहर की साइड हूँ तो लाठीचार्ज मुझे नहीं होगी, लेकिन मैं गलत था सर। नहीं, आपने शायद मुझे ये भी बताया था फ़ोन पे कि सर अंदर तो पिंजरा बना दिया गया है, यस सर, अंदर के लोग तो कैद हो गए हैं, मैं कम से कम आज़ाद हवा सांस ले रहा हूँ। यस सर। ऐसा हुआ था जो जंतर मंतर है जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उससे लगभग उसके आगे तो बैरिकेड्स लगा ही रखे थे, 2-2 3-3। फिर उन्होंने ऐसा कर रखा था, हर 100 मीटर के आगे एक बैरिकेड्स की लेयर बना रखी थी। जो लोग बाहर से आ रहे थे, जैसे बहुत लोग आ रहे थे तो वहां पे जमा हो जाते थे, तो बैरिकेड्स बंद कर दिए जाते थे। फिर और लोग जो आ रहे थे, फिर वो जहाँ इतने जमा हो जाते थे, फिर बैरिकेड्स बंद कर दिए जाते थे। तो मैं सर ये सोचा था, जब पैटर्न समझिए आप, ये बहुत तो हाई लेवल पैटर्न था, थोड़ा एक्सप्लेन तो अकदस ने बता ही दिया है, मैं ज़रा मदद कर दूं। जैसे जैसे लोग आ रहे थे
और वो सड़क पर जितनी दूरी तक उनकी संख्या बढ़ रही थी, तो उनके जहाँ तक संख्या हो रही थी उसके बाद बैरिकेड लगा दिए जा रहे थे, छोटे छोटे पिंजरे। यस सर। ये कितनी दूर तक हुआ सर ये लगभग 100 मीटर के अंडर थे। और कितनी दूर आप पैदल चले होंगे? लगभग सर मैं 5 किलोमीटर था, और हर जैसे बैरिकेड्स था उसके आगे सजा भी दुगनी होती जा रही थी। जैसे पहले लाठीचार्ज थी, उसके बाद सर जो लोग थे वो एकदम पूरे प्रोफेशनल फोर्स वाले थे, उसके आगे आंसू गैस की गोली, तो और ज्यादा मुश्किल होता था। जितना जितना संसद भवन के नजदीक यस सर। बात करने से ये पता चलता है, ये आपको संभवतः इतनी गहराई से आपको दूसरी जगह नहीं पता चलेगा, जितना जितना संसद भवन के नज़दीक बढ़ रहे थे दूरी के हिसाब से, उतनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो रही थी, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल सर। अभी आपने संसद की वीडियो भी देखी होगी, वहाँ पे लोग गन लेके खड़े थे, जो आर्मी वाले थे जो वहाँ पर आ रहे थे, तो एकदम बिल्कुल सामने से गन लेके। लेकिन सर वहाँ पर मैंने देखा जब एकदम लाठीचार्ज का वो हुआ, हालांकि मैं बाहर था सर, अंधाधुंध लाठी है। उसमें मेरे साथ एक औरत थी जिनकी मैंने बाइट ली थी सर, उनको भी लाठी मारी गई है। और सर मुझे लगा था कि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन सर अब पता चला कि हम 157(9) पे क्यों हैं। सर जब मैंने बताया कि मैं मीडिया से हूँ सर, तभी मेरे लाठी उससे पहले नहीं मारी? नहीं मारी। और सर मेरे को पकड़ के अंदर डाल रहे थे, वो जो बस थी ना, डिटेन कर रहे थे। तो मैंने बोला मैं आज तक से हूँ, आज तक से हूँ, तो उन्होंने किसी तरह जाने दिया। धन्यवाद आज तक। लव यू। आपके आपके नाम का सहारा लेकर के हमारे एक पत्रकार जो हैं उनकी जान बच गई। सर इसमें टेक्निकल ये है, अगर ये अल्टरनेटिव बताते और हमारे चैनल का नाम लेते तो हमें डिटेन किया जाता और लाठी भी मारा जाता। सर ये तो है, टारगेट किया गया तो क्या ऐसा भी कुछ इंस्ट्रक्शंस थे क्या कि अल्टरनेटिव मीडिया वाले जर्नलिस्ट जो हैं? सर ये साफ दिख रहा था, वो साफ दिख रहा था, मेरे सामने की बात है, मैंने आपको बताया भी कि वो एक हाथ से रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरे हाथ में उसका माइक आईडी है, और वो रिकॉर्ड कर रहा है, और पुलिस वाला डायरेक्ट यहाँ मारता, वो यहाँ जैसे मुझे यहाँ पड़ी थी, लेकिन उसको यहाँ मारा जाता और उसके हाथ से फोन गिरता है और उंगली में चोट तो आता है। अल्टरनेटिव मीडिया के सभी के नाम तो नहीं बताए जा सकते, मगर ये बताया जा सकता है कि आज तक, एबीपी, एनडीटीवी या न्यूज़ 18, जो यहाँ इनको आप पहचान लें कि इनको कुछ नहीं कहना है। हाँ, मेन स्ट्रीम का जो भी माइक आईडी उनके हाथ में था, और ये कह लीजिए जो गवर्नमेंट का एजेंडा चलाता है वो, और सीजेपी को पूरा कवरेज अगर दे रहा था तो अल्टरनेटिव मीडिया, और हम लोग डे 1 से थे और लगातार हम उसको कवरेज कर रहे थे। शायद हो सकता है इसकी वजह से भी हम नजर में हो। सर इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो शायद बिल्कुल लगता है, जब मैं पिछले 2 दिन से प्रोटेस्ट कवर करने जा रहा था, कि आखिर अल्टरनेटिव मीडिया वालों को ही क्यों ऐसा किया गया। सर एक पैटर्न है सर, सीजीपी का जो प्रोटेस्ट था वो शुरू से गोदी मीडिया का जो कंसेप्ट है उसके खिलाफ रहा। कोई भी अगर रिपोर्टर किसी मेन स्ट्रीम चैनल से आता है जो कि शायद एक तरफा खबरें चलाता है, उनको हेट रेट की तरह, मतलब उनको नारेबाजी करके, धक्का मुक्की करके उनको निकाल दिया जाता था। तो एक नैरेटिव, क्योंकि सर लगातार 3 दिन में था, जिससे पहले 20 तारीख से पहले, तो तीनों दिन ये चीज हुई कि कोई अगर रिपोर्टर आता है और गलती से भनक भी लग जाती है भीड़ को या प्रदर्शनकारियों को कि ये जो है ये गोदी मीडिया से है या एक तरफा चीज। जैसे वो एक रिपोर्टर थी एनडीटीवी की, उसने एक सवाल पूछा था, वो सवाल उसका वो ट्रोल भी हुई। हाँ जी, उनको सर मेरे आगे ही जब उनको नारेबाजी चल रही थी तो एक लड़का था, वो रिकॉर्ड कर रहा था अपने फोन से, शायद इंस्टाग्राम पे डालता है, कहीं और था, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतना इरिटेट हो गई थी कि उन्होंने उसके हाथ पे हाथ मारा और वो फोन गिर गया, उनका फोन टूट गया। तो और सर भीड़ पता कर भी क्या रही थी कि आपको प्रदर्शन के इलाके से निकाल दिया हुआ, पर वो उनको मेट्रो स्टेशन तक उनको शायद सेंड ऑफ देने जाती थी, जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं ना कि सेंड ऑफ दिया जाता है या आउट होने के बाद सेंड ऑफ ड्रेसिंग रूम तक दिया जाता है, तो इसी तरह का सेंड ऑफ मेट्रो स्टेशन तक उनको छोड़ कर आ रहे हैं, छोड़ के आ रहे थे, बिल्कुल बकायदा नारेबाजी करके। और एक जो एक महिलाओं, जाओ चले जाओ, वापस मत आना। महिलाओं को तो चलिए फिर भी हल्का हाथ रखते थे। एक पुरुष पत्रकार था किसी चैनल का, मैं माइक का नाम नहीं देख पाता क्योंकि भीड़ बहुत थी, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो बकायदा उसको पहले तो धक्का वक्का देके जनपद तक ले गए, फिर उसने ना फ्रस्ट्रेशन में एक आदमी के कोहनी मार दी। सर जैसे ही वो कोहनी लगी, जो उसको हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि जो उसमें गोला लाठी वाला सोटा लगा है सर, उसमें सर देख नहीं रहे कहाँ से उसके थप्पड़ लग रहा है। पत्रकार पीट दी थे मेन स्ट्रीम के। हाँ, एक तरीके पीटे नहीं थे सर, धक्का मुक्की, ऑलमोस्ट शर्ट वर्ट कॉलर वॉलर ऑलमोस्ट, मतलब वो किसी तरीके से बस अंदर घुस गया तो शायद उसकी जान बच गई, नहीं तो मारपीट की स्थिति हो जाती है। ये भी नहीं होना चाहिए, हम इसकी भी निंदा करते हैं। हाँ, करते हैं सर। तो सर मेरे ख्याल से शायद यही एक कारण था कि मेन स्ट्रीम मीडिया वाले शायद भरकर हुए बैठे थे कि जो अल्टरनेटिव मीडिया को लेकर सीजीपी प्रोटेस्ट में जो छात्रों का प्यार है
ये 5 साल उनको खटक गया और आज उनको मौका मिला और उन्होंने सारा काम कर नहीं, दिया। ये तो पुलिस ने किया ना हाँ, यार, पुलिस ने एक तरीके से। मेन स्ट्रीम मीडिया ने थोड़ी लाठी बजा दी आप मतलब पर। एक तरीके से जो एक माहौल बन रहा था, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो सरकार के प्रिय है वो मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की प्रिय है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक मेरे हिसाब से शायद ये गलत भी हो सकता है क्या, क्योंकि मेरी उम्र कम है, मेरी इतनी समझ नहीं है, पर जितना मैंने शायद एक्सपीरियंस किया मेरे नहीं, आपके लिए अच्छा हाँ। एक्सपीरियंस रहा अकदस, चूंकि आपका जो रोल था वो थोड़ा बड़ा था, क्योंकि आप फैले हुए थे। Yes, sir. 5 किलोमीटर का रेडियस में आपको घूमना था, मूव करना था, और घूम करके आपको देखना था कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यस सर। आपने अभी बताया हमें, बहुत गंभीर बात आपने बताई, और ये मुझे लगता है कि किसी मीडिया चैनल ने इसको नोटिस भी नहीं किया होगा कि किस तरह से ये व्यवस्था की गई थी और कैसे संसद के नज़दीक जाने तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही थी। आपके बंदूक वाले, लास्ट में हाँ, बंदूक वाले यानी आर्म फोर्स, यस सर, हथियारबंद फोर्स जिसे कहते हैं, बिल्कुल सर। वो भी सुरक्षा बल खड़े थे, और उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर किसी तरह से सीजीपी प्रोटेस्टर की बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या संसद भवन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती है, तो जैसा हमने देखा है हाल फिलहाल में दूसरे देशों में, तो फिर वहां पुलिस सीधे गोली भी चला सकती है। यस सर, यस। लेकिन सर मैं ये देख रहा था इसमें एक वो रही है गलत प्लानिंग कि जो लीडरशिप रही है कॉकरोच जनता पार्टी की, वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। हाँ, वो तो बातचीत हो ही रही है, वो तो कामरान ने शुरुआत में कहा, लोग क्योंकि वो अनियंत्रित हो गए, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उनको अनुभव नहीं था। आए ही जा रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनको जंतर मंतर जाना है, उनको पार्लियामेंट जाना है। लेकिन सर लोग बहुत ज़्यादा थे। जहाँ तक जब मैं लौटते हुए आ रहा था तो मैं हर चौक पे देख रहा। पहले मैं यहाँ से पटेल चौक गया, वो मेट्रो स्टेशन बंद था, वहाँ पर भी लोगों का एक बहुत ज़्यादा ग्रुप में फैला हुआ बहुत ज़्यादा लोग थे। और उसके बाद सर मैं कृषि भवन के सामने था, वो एक बहुत बड़ा चौक है सर, लगभग 6 लाइन वाला वहाँ पर हाईवे चलता है एकदम सर्कल में। सर वो पूरा भर गया था लोगों से, और यहाँ तक कि उन्होंने जो उद्योग भवन मेट्रो था वो खुला हुआ था, वो भी बंद कर दिया। और उसी की वजह से मेट्रो में ये चीज़ें जो विजुअल्स आ रहे हैं, लोग ऊपर से कूद रहे हैं, एकदम वो देखने को मिली है सर। मैं वहाँ पर खड़ा था, वहाँ पर लोग पुलिस वाले तो थे ही जो मार रहे थे, लेकिन कुछ लोग पुलिस की ड्रेस नहीं पहने थे, कुछ लोग मीडिया की तरह भी थे। और सर फिर जब वो पुलिस आती थी तो पुलिस के साथ पकड़ के वो अंदर डाल लेते। मतलब वो कई बार होता है ऐसी व्यवस्थाओं में, यही एक्सपीरियंस की बात है, आप पत्रकार हैं, अमूमन जो है वो इस तरह के आंदोलनों में या प्रदर्शनों में या दंगों के दौरान सादी वर्दी में पुलिस भी तैनात की जाती है। यस तो बहुत अधिक संभावना है कि वो पुलिस ही हो, सर, यस सर, क्योंकि आउटसाइडर होंगे वो, इसमें तो मुझे संदेह है। लेकिन हाँ, प्राइवेट कपड़ों में पुलिस की व्यवस्था की जाती है, हो सकता है वो हो। बिल्कुल सर। और सर ये आपके साथ पर्सनल क्या हुआ? सर पर्सनल तो मेरे साथ ये हुआ कि जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था वहाँ पर एक वैन थी, जहाँ पे लोगों छात्रों को जो पकड़ के उनको वैन में डाला जा रहा था। लेकिन सर क्या हो रहा था कि इधर से डाल रहे थे और उधर से वो छात्र जो है खिड़की में से कूद के बाहर आ रहे थे। तो ये सब देखते हुए जो पुलिस थी, मेरे पीछे एक दीवार थी, वहां से आई और उन्होंने ना देखा कि कोई जर्नलिस्ट है, कोई औरत है, कौन है, उन्होंने मतलब लाठी बरसानी शुरू कर दी सर। अच्छा, ये बताइए अकदस, यश को हमने सुना, कामरान को भी हमने सुना, आप लोग पत्रकार बनना चाहते थे, यस सर, पत्रकारिता की पढ़ाई आपने की, और अब आप पत्रकार बन भी गए, और ये एक्सपीरियंस भी आपको हो गया। यस सर, इस रियलिटी को आप कहीं दूर से देखना और फिर खुद अंदर एक्सपीरियंस करना भीतर जा करके, दो अलग अलग चीज़ें। अभी आप क्या, आपका मन कह रहा है? सर उस टाइम पे तो मैं काफ़ी डर गया था, और उस टाइम पे ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ, ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरी मम्मी का एकदम लगातार कॉल आने लगा वहाँ उससे बाहर जाने के बाद, कि लगातार उन्होंने बोला खाना खाया, अब उनको कौन अकेले यश थे आज जो हमारे कवरेज में थे। मैंने जितने फ़ोन कामरान को किए, कामरान का फ़ोन कभी लगता था, कभी नहीं लगता था। यश का जो है वो लग रहा था, चूंकि ये आउटर में थे। अकदस का कभी लगता था, कभी नहीं लगता था। शमसी का तो 4 घंटे लगा ही नहीं, साहिबे थे, उनका भी 4 घंटे लगा ही नहीं। तो दो लोग, एक अकदस और एक यश, आप दोनों का कॉल जो है वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ। यस सर। मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि जो हम कनेक्ट रहते हैं, सोल से कनेक्ट रहते हैं सर। जैसे ही डंडा लगा एकदम मम्मी की कॉल आने लगी, और एक साथ 5 कॉल आई, और मम्मी ने पूछा खाना खाया, तो मैं उनको डंडा खाया? डंडा खाया है। न्यू ब्रेकफास्ट
तो सर लेकिन उस टाइम पे मैं घबरा गया था, लेकिन फिर सर देखा कि ऐसे ही जर्नलिस्ट बनते हैं, हिम्मत तो नहीं हारी, आगे भी ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा रिपोर्टिंग की। हाँ, तो ये अकेली शम्सी जो हैं वो आपकी टीम में शामिल थी महिला पत्रकार के तौर पर। हालांकि मैं तो मानता हूँ कि पत्रकार पत्रकार होता है, उसको पुरुष या महिला नहीं कहा जा सकता। तो पहले शम्सी जो है एक्चुअली इनको हमने, मैं इनका रोल बता दूं, शम्सी को खासकर हम महिलाओं के बीच रहने के लिए हमने कहा था कि आप महिलाओं के बीच रहें, चूँकि आप उनके नज़दीक रहें और आप कहीं भी मूव करें। इंडिपेंडेंट इनको कहा गया था कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है आप वहाँ रहें। तो शम्सी आप दिन भर की अपनी गतिविधि सबसे पहले कैमरे पर बता दीजिए। आप कहाँ रही, आपने क्या देखा, आपका एक्सपीरियंस? सुबह जंतर मंतर मैं, कामरान भाई और साहिब आलम, हम तीनों 4:30 बजे के करीब पहुंचे थे जंतर मंतर के बाहर। तो उस वक्त 4:30 बजे बहुत सुबह होता है, उस वक्त जंतर मंतर के बाहर से कैब हमें एग्जैक्ट वहां पे प्रोटेस्ट साइट में नहीं लेके गई थी। तो बहुत दूर से ही हम काफी मतलब गैदरिंग में प्रोटेस्टर्स को देख रहे थे। जैसे लग रहा था कि वो अभी अभी बाहर से कहीं से आए हैं दूर दराज से। जैसे जैसे बढ़ते जाते वैसे वैसे 500 के झुंड में लोग दिखने को मिल रहे थे। फिर हम अंदर गए। जब अंदर जिस एंट्रेंस जहाँ पे होता है, जहाँ हमें रोज मतलब चेकिंग करके बकायदा स्टिकर्स वगैरह लगा के एंट्री दी जाती थी बहुत ही सख्ती के साथ, जब हम सुबह देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ वहां से हट चुका था। हम डायरेक्टली एंट्री ले लिए। जब अंदर जाके पहुंचे, जब देखे तो मतलब वो लग ही नहीं रहा था कि सुबह 4:30 बज रहे हैं। उस वक्त भी लोग में इतना जोश और इतना आक्रोश था, भरपूर नारेबाजी हो रही थी, प्रदर्शन जता रहे थे। हाँ, ये था कि जब उससे एक दिन पहले की शाम में जब हम लोग थे तो उस वक्त हर एज ग्रुप के लोग थे, पेरेंट्स थे, बच्चे थे, ओल्ड एज भी थे। पर जब हम आज सुबह में देखे तो पेरेंट्स नहीं थे, ओल्ड एज नहीं थे, सारे यंगस्टर्स लोग थे वहां पे। सबकी भीड़ थी। मतलब इवन 4:30 बजे की सुबह भी हर इंच जंतर मंतर का अच्छा खासा भरा हुआ था। उसके बाद क्योंकि हमें पल पल की अपडेट देनी थी तो शूट करा हमने। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं, सुबह से सारी वीडियोस हम अपडेट दे रहे थे। हालांकि जैमर भी लगा हुआ था तो हम प्रॉपर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास कंटेंट होता था पर हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो फिर भी कुछ ना कुछ दे पाए हैं। तो शूट करना, एडिटिंग करना, सब कुछ करना, ये मतलब मेरे जिम्मे दिया गया था। तो ये सब काम मैं कर रही थी। तो मैं इंडिपेंडेंट थी, कहीं पे भी देखना कुछ एक्टिविटी ऐसी मिलती थी तो मैं कैप्चर कर लेती थी, बना लेती थी। तो पूरा दिन ऐसा बीता था। और फिर जब जिस वक्त सारे सांसद वगैरह आए थे मंच पे, तो उस वक्त कुछ टाइम के लिए कामरान भाई के साथ मैं और साहिबे भी गए थे आगे की तरफ। पर क्योंकि इतनी सफोकेशन और इतनी क्राउड हो रही थी, अच्छा खासा देर रुकने के बाद मतलब हिम्मत हमारी लिटरली जवाब देने लगी थी। मुझे थोड़ा सा मतलब डिजीनेस सा फील होने लगा था। तो मैं ये सोच के एनर्जी बचा के रखती, क्योंकि आगे हमें, मुझे उम्मीद थी कि बहुत अच्छे खासे मतलब एक टफ कंपटीशन होगा आगे जाने के बाद, क्योंकि पुलिस लाठी चार्ज और टीयर गैस वगैरह ये सब इस्तेमाल करेगी हमारे पर। तो हम आधे घंटे पौन घंटे वहां पे रुकने के बाद मैं और साहिबे बाहर निकल गए। जब बाहर निकले धीरे धीरे, मतलब इतना आसान नहीं था कि हम तुरंत बाहर निकल जाए वहां पर से। बहुत टाइम लगा था सर बाहर निकलने में। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मतलब अगर मैं यहाँ से 5-10 मीटर भी जाने का चाहूं तो हमें उतनी दूर जाने में भी कम से कम 10-15 मिनट लग रहे थे, इस कदर भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। तो करते करते हम बिल्कुल बाहर की तरफ निकले, जहां पे से हमें रोज एंट्री मिलती थी। होते होते जब वहां तक पहुंचे तो हम सारा जो भी गतिविधि वहां पे हो रही थी सबको कैप्चर कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं जनपद हो रहा। मेट्रो की तरफ? हाँ, जनपद मेट्रो हमारे राइट साइड में जा रहा था। हम सीधा जा रहे थे जहाँ पे से एंट्री होती है, ठीक और है। पुलिस चौकी जहाँ पे पुलिस होती है, टॉलस्टॉय वाले रोड की तरफ में। तो वहां पे पहुंचे। जब वहां पे पहुंचे तो मतलब सारे सांसद जो है वो संबोधित कर चुके थे पूरे मंच को, सब कुछ खत्म हो गया था उतने देर में। और फिर अचानक से पूरा जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखा हमें, पीछे से आया? पीछे से आता हुआ वो मंच से दिखा। अनाउंस किया गया था कि हाँ, चूंकि आप अंदर थे ये बात आप जानते हैं, आप बाहर थे, आपको ये बात नहीं पता। जब जिस वक्त अभिजीत दीपके ने अनाउंस किया था ना कि हम 2 घंटे का आपको समय देते हैं, आप सोनम वांगचुक सर को हमारे पास भेज दो, तब हम सोचेंगे हमें क्या करना। उस वक्त तक मैं और साहिबे थे वहां पे। पहले ये कहा गया था ना कि 9 बजे संसद मार्च हाँ, होगा, हाँ, पर है ना? और हाँ, फिर ये जो आप बता रही है ये
11 बजे के बाद हुआ? 11:15 के आसपास। 11:15 के आसपास हुआ था। तो उस वक्त तक तो हम थे वहां पे, तो फिर वहां से हम लोग निकल गए। तो वहां पे निकलते निकलते ही बहुत टाइम हो गया था, हमें 12 बज रहा होगा उस टाइम पे। फिर अचानक से देखते कि पीछे से पूरा जन सैलाब उमड़ होता है। तो हम ये सोचे कि अभी अभी तो अनाउंसमेंट हुआ था कि अभी कोई भी संसद का रुख नहीं लेगा, कोई भी नहीं जाएगा। फिर अचानक से कैसे जाने लगे। तो हम भीड़ में सबसे बातचीत की कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो कह रहे भाई अब तो आगे बढ़ना, अब रुकना नहीं, अब हम संसद ही जाके मानेंगे। अपने आप? अपने आप कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था उस कोई भीड़ का? नेतृत्व नहीं कर रहा था इसमें उसका। 2 वजह थी। एक तो ये कि इन्होंने टाइम जो दिया था उस टाइम पे इन्होंने नहीं निकाला। हाँ। उन्होंने 2 घंटे का वेट किया। हम 2 घंटे में उतने देर में पब्लिक बिल्कुल गुस्से में आ गई थी। हाँ। और वो मूव करने लगी थी। और खुद यहाँ से कहा गया था कि जो स्टूडेंट विंग के जो लोग हैं वो आगे की तरफ मूव करें, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। हाँ। लेकिन वो पीछे से, बल्कि ये उल्टे साइड ले लिया और वो पीछे से दूसरी उनमें साइड। से कोई भी नहीं नेतृत्व था। वो जितनी भीड़ थी बस वही भीड़ थी, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। बिल्कुल अनियंत्रण तरीके से वो बिल्कुल बाहर की तरफ आ रही थी। उनके अंदर बहुत जोश और आक्रोश था। उनसे रुका नहीं गया था, 2 घंटे का इंतजार नहीं किया गया था। वो निकल गए और 1 2 3 ऐसे निकलते गए तो सब पूरा जन सैलाब उमड़ते जा रहा था। पीछे पीछे सब आते जा रहे थे। तो उसी भीड़ में मैं और साहिबे भी थे। हम कैप्चर करते जा रहे थे पूरे नज़ारे को, सब कुछ। उसके बाद धीरे 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 आगे पहुंचे तो देखते हैं पहले छोटा बैरिकेड रहता है, उसको भी ये सब जितने भी प्रोटेस्टर्स होते हैं तोड़ के चढ़ के उसको पार करके आगे पहुंचते हैं। जब आगे पहुंचते तो उससे भी बड़ा बैरिकेड हमें मिलता है, उसको भी मतलब धक्का मुक्की करके गिराते पड़ाते वो आगे फिर निकल जाते हैं। हम उसी भीड़ के साथ हैं, हम किनारे किनारे खुद को सेव कर करके आगे बढ़ रहे थे। फिर आगे बढ़ के देखते हैं तो मतलब हर स्टेज पहले स्टेज से कठिन थी? मतलब मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं। वीडियो गेम में यही तो होता है। हम गेम खेल रहे हैं कि मतलब हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए, जैसे कोई भी गेम खेलते कैंडी क्रश सागा वगैरह, तो एक एक लेवल पार करना पड़ता है अगले लेवल पे जाने के तो लिए। अगला लेवल पहले से टफ होता है? टफ होता है एकदम, वैसे ही देखने को मिला। पुलिस बल की तैनाती यहाँ 10 है तो वहाँ 20 वहाँ होगा। पे 20 वही जो अब्दस ने समझाया कि बिल्कुल। और लास्ट स्टेज ये है कि अगर संसद भवन तक पहुंचते तो वहां आर्म पुलिस थी, हथियारबंद पुलिस। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे थे। फिर बैरिकेड्स भी बड़े हो रहे थे और दोहरे दोहरे बैरिकेड्स हो रहे थे। फिर पुलिस फोर्स का भी जमाखट वहां पे और ज्यादा हो रहा था। फिर आगे बढ़ने लगे तो फिर बाकायदा पुलिस बिल्कुल अपने वो एकदम प्रिपरेशन कर चुकी थी लाठी चार्ज वगैरह करने के लिए। जब मैं और मतलब बीच में ऐसा भगदड़ मचा था कि मैं और साहिबे अलग हो गए थे, हालांकि हमें साथ साथ रहना था पर हम अलग हो गए। तो मैं जब पहला लाठी चार्ज जब हुआ था उसी बीच मैं बच के निकली, तो उस दौरान मेरे पैर में चोट लगी थी नीचे। पुलिस ने ऐसे खदेड़ना शुरू किया था तो उसी में मैं साइड से बच के निकली थी, तो मुझे साइड से पैर में चोट लगी। जमीन पे लाठी मारी थी पुलिस ने? तो पहले लाठी मारते हुए फिर मतलब हाँ। पैरों में मारना शुरू किया था। पहला लाठी चार्ज सबके पैरों में लगा था, उसी बीच एक का सर फटा था, बहुत बुरी तरह फटा था उसका सर। उसी में मैं थी जब मेरे पैर में चोट लगी थी बहुत, तो मैं एकदम भाग के निकली थी वहां पे साइड में। तो साहिबे छूट गया था। मैं उस वक्त अकेली थी। मुझे कुछ टाइम से थोड़ा सा डर लगा भी कि मैं अकेली हूँ। मैं उसको कॉल करी थी, कॉल नहीं लग पा रही थी। आप भी कॉल कर रहे होंगे, मेरा 4-5 घंटे के लिए फोन ही बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, किसी का कॉल मैसेज कुछ नहीं कर पा रही थी मैं। तो मैं अकेले सब कुछ कवर कर रही थी कि वहां पे क्या हो रहा है, पुलिस किस तरह मार रही है, घसीट, मतलब लिटरली पुलिस घसीट रही थी, लड़कियों के कपड़े फट रहे थे। पुलिस इस तरह मार रही थी जैसे भेड़ बकरी को, मतलब अजीब तरीके से मार रही थी। कोई इंसानियत नहीं थी। वो औरत, मर्द, बच्चे, मतलब छात्र, एक सिंपैथी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर दिल ही नहीं है। इवन जर्नलिस्ट हूँ मैं, उनको प्रेस कार्ड दिखा रही थी, वो नहीं रुक रहे थे, वो बिल्कुल मारने को दौड़ रहे थे। वो एक मेरा वो पहला लाठीचार्ज लगा जब मुझे उस टाइम पे लगा। फिर थोड़ी देर माहौल रिलैक्स हुआ क्योंकि आपको 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 मेल पुलिसकर्मी ने मारा था? मेल पुलिसकर्मी ने मारा था मुझे। तो मारने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए रुक गए थे वो। फिर से जो छात्र जो पीछे छूट गए थे वो फिर आके वहां पे उनके बैरिकेड के पास रुके। जब उनका जमाखट हुआ तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस दोबारा लाठीचार्ज शुरू की। तो जब दोबारा लाठीचार्ज शुरू की थी तो दोबारे में मतलब उनके साथ साथ भागने लगी मैं। तो जब दोबारा लाठीचार्ज हुई तो दोबारा में फिर मुझे चोट लगी लेफ्ट साइड के, मतलब कमर से थोड़ा ऊपर मुझे चोट लगी थी, तेज चोट लगी थी। उस वक्त मैं SBI के बिल्डिंग के पास थी वहां पे। जब वहां पे क्योंकि मैं बहुत आगे थी, सबसे आगे पहुंची थी जिस वक्त पुलिस मार के घसीट के लेके जा रही थी। और लिटरली सर एक लड़के को पुलिस उठा के लेके जा रही थी, 2 पुलिस हाँ, वो वीडियो देखी हमने। उसको उठा के ऐसे फेंक दिया था जमीन पे। वो तड़प रहा था लिटरली, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदगी और मौत के बीच में है। हमने उससे बातचीत करी थी। उसके बाद फिर एक लड़के का सर फट गया था, वो अलग मतलब अपनी दास्ता बयां कर रहा था। वहां पे डिटेन किया जा रहा था। लोग मतलब विंडो से भाग आप सब कुछ देख ही रही थी समसे, या लोगों से बातचीत भी कर रहे थे? सर मैं बातचीत भी कर रही थी, मैं उसको कैप्चर भी कर रही थी, मैं देख भी रही थी सब कुछ। मैं चारों तरफ नजर रख रही थी क्या क्या कैसे कैसे, पर मेरा कैमरा कंटिन्यूसली ऑन था, मैं सब कुछ कवर कर रही थी। लेकिन आपके जब चोट लगी जी
उस समय आप सेफ जगह की तरफ नहीं गई या डटी रही? मैं वहीं पे थी बीच में ही क्योंकि मैं इस तरफ भी सेफ साइड आपने में अपना था। प्रेस कार्ड तो दिखाया होगा? सर मैं गले में मेरे लगा हुआ था, मैं ऐसे करके दिखा रही थी कि मुझे मत मारो, मैं मीडिया से हूँ, कवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पुलिस ने, मेल पुलिस था, और मुझे मतलब जब दूसरी बार लाठीचार्ज हुई थी मेरे पर तो उसने बहुत अभद्र शब्द का यूज किया था। उसने डायरेक्टली ये कहा था भाई चल साले निकल, इस तरह से पुलिस ने आके मारा था मेरे पास, जो मुझे यहाँ पे चोट लगी थी। उस वक्त मैं एसबीआई के बिल्डिंग के पास थी। पुलिस पत्रकारों को गाली दे रही थी, पत्रकारों को पीट रही थी। तो इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी अभी जो तस्वीरें आ रही हैं इंटरनेट पर, अभी आना शुरू हुआ है, जो किस तरीके से घसीट रही है, हाँ, किस तो जब तरीके तक जैमर था ना तो अब आना शुरू हाँ हुआ। सर, इंटरनेट नहीं चल रहा, किसी को कॉल नहीं लग रहा। अभी देखिएगा रातों रात कितनी तस्वीरें और आएंगी। बहुत भयानक तस्वीरें जो हमने देखा अपनी आंखों के सामने, बहुत ही भयानक तस्वीर थी। और वो अभी इंटरनेट वहाँ बंद था पूरे तौर पे, जिसकी वजह से तस्वीरें नहीं आ पा रही। अब मैं आपसे पत्रकार के तौर पे बातचीत ना करके आपके साथ ऐसे बातचीत करूं जैसे आप जैन जी हैं और जैसे कि आप नौजवान हैं, तो मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा आपसे चारों से, बहुत लंबी बातचीत ना करके शॉर्ट शॉर्ट में। ये प्रोटेस्ट की कॉल हुई इसलिए क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बेहतर करना उसको चाहते थे, सिंपल। जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट कॉल की उन्होंने चूंकि इंस्टाग्राम के, अभी आपने शमसी को बातचीत में 2 बार इंस्टाग्राम के का नाम लेते हुए सुन लिया होगा। एक्चुअली ये पूरा कॉल, इतने लोग आना, जैन जी जुड़ना, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म है जिसने इस पूरे प्रोटेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेलीग्राम भी ऐसा कर सकता था मगर वो बैन कर दिया गया था पहले, क्योंकि नौजवानों का सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म, सबसे ज़्यादा उपस्थिति उनकी कहीं रहती है तो इंस्टाग्राम पे रहती है। तो बतौर जैन जी आपको नहीं लगता कि जिस बात को आपकी कही जानी चाहिए थी, जिस मैसेज को आप देना चाहते थे, अब ना तो वो मैसेज गया, ना जिन लोगों ने आपका मैसेज पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी उनकी कोई विश्वसनीयता रही, और बहुत निराशा है। अब फेल हो गए हैं आप लोग, और पिटाई अलग से हो गई, चोट अलग से लग गई, बहुत सारे लोगों का जो है वो हाथ पैर भी टूट गए होंगे, बहुत सारे लोगों के परिजन जो हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, और इसमें सबका ही फेलियर है। इसमें प्रोटेस्टर का फेलियर है, और इसमें नौजवान जो हैं, जैन जी जो हैं, उनका फेलियर है, इसमें गवर्नमेंट का भी फेलियर है। और ये जो कुछ भी हुआ ये बहुत अधिक निराशा पैदा करेगा, और इसका कोई नतीजा जो है, अगर कोई सकारात्मक नतीजा गवर्नमेंट की तरफ से ना आया तो फिर इसके परिणाम जो हैं वो काफ़ी नकारात्मक हो सकते हैं। असल में उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जो मुद्दा था वो मुद्दा लगभग, चाहे उसमें बीजेपी वोटर्स हो, राइट लेफ्ट, कुछ नहीं देखा जा रहा था। हम लोग कवर कर रहे थे, लोग बता रहे थे कि उनके वोटर्स होने के बावजूद इन मुद्दों को लेके जितने भी युवा थे वो लगभग सब एकत्रित थे कि ये मुद्दा है और धर्मेंद्र प्रधान को पेपर लीक मुख्य मुद्दा था। मुख्य मुद्दा है। इसको लेके भरपूर समर्थन मिला। सोनम वांगचुक जी को भी लेकर बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिली, क्योंकि वो टीचर है। हाँ, जिसकी वजह से जो तमाम जो अलग अलग पार्टियां थी उनका भी समर्थन उनके सिंपैथी में आया था। तो ये व्यापक रूप लिया। लेकिन आज का दिन जो था, जो जिसमें यह था कि आज हमें इन सारे इतने दिनों से जो हम लोग भूख हड़ताल थे या सारी चीज़ें कर रहे थे, आज हमें इसका फल मिल सकता है। इन्होंने जब टेबल टॉक के लिए गए तो इनकी जो इनको प्रवक्ता हो गए, लेकिन इधर की तरफ से या तो माइक की आवाज़ बहुत दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी जिसकी वजह से भीड़ अनियंत्रित थी। उनके अलावा जो कई सारे जो युवा थे, जो हम लोग बाहर थे, बैठे हुए थे, जब हम लोग को पुलिस लाठीचार्ज की, उसके बाद हम जब बाहर आए तो बायाप्ता उन लोगों ने अभिजीत दीप के और सीजेपी वॉलंटियर्स और प्रोटेस्टर्स के जो फेस थे उनको लेकर उनका पूरा निगेटिव हो गया था। वो इस बात को लेके कि वो लोग वैन में क्यों बैठे हैं। जब उन्होंने आह्वान किया, और आपने मुझे ये भी बताया था, अगर आपको ठीक से याद है, कि जब वो 9 बजे का प्रोटेस्ट कॉल किया गया था कि भाई 9 बजे संसद का मार्च करेंगे, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा था और स्टेज पे क्या बात हो रही थी, मंच पे क्या बातचीत हो रही थी, ये क्लियर नहीं हो रहा था, तो जो लोग वहाँ जमा थे वे एग्रेसिव होने लगे थे और वो बैरिकेडिंग पे ऊपर चढ़ करके उसे हिलाने लगे थे कि डिसाइड करो हमें संसद चलना है, और संसद संसद के नारे लग रहे थे। ये नारा जब लगा, उसके बाद जब भीड़ स्टेज की तरफ बढ़ने लगी थी, मैं आता बैरिकेड से, मैं खुद वहाँ था, मैं ऊपर की तरफ चढ़ गया था, वहाँ से मैं फोटोज ले रहा था और वीडियोज ले रहा था, तो कई सारे लोग इधर गिर गए भीड़ की वजह से जो इधर की तरफ। तब इन लोगों ने ये डिसाइड किया अब हमें चलना, हम लोग उतर रहे हैं।
देखिए सफाई और स्टूडेंट विंग के लोग इधर की तरफ से चल रहे हैं, हम पीछे से आ रहे हैं, आप लोग पहले आगे बढ़े। लोग आगे बढ़ गए और ये लोग पीछे वैन में निकल गए। तो उनका ये कहना था कि आप वैन में क्यों गए, आप हमारे साथ पोस्टर लेके आप हमारे आगे रहते, सबसे आगे रहते। तो ये कह रहे हैं अगर वो लोग आगे रहते तो उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती या ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिटेन करती, इस तरीके से भगदड़ नहीं मचती। वेरी गुड। मैं आपको आप इसी में 3-4 बजे, चूँकि जब मुझे लगा कि मैं पर्सनली आपसे शेयर कर दूं, चूँकि आप जूनियर हैं, न्यू कमर्स हैं, तो मैंने खतरे को भांप लिया था, इसलिए मैंने आपको जल्दी बुला लिया। मगर आपके आने के बाद में वहाँ और अधिक स्थिति भयावह हो गई, खतरनाक हो गई, ये अब आपको पता चल चुका है। मगर 2 लोगों ने बड़ी समझदारी दिखाई आज। एक डिम्पल यादव ने, अखिलेश यादव की पत्नी सांसद हैं, और एक चंद्रशेखर आज़ाद ने। दोनों ने वही काम किया जो अभिजीत दिपके को करना था। दोनों प्रोटेस्टर्स के आगे चल गए। सर अगर बड़ा चेहरा आता या प्रोटेस्टर्स होते ये सब आते तो पुलिस हिम्मत नहीं करती उनको हाँ। लाठीचार्ज करने की या ज़्यादा से ज़्यादा डिटेन करते। लेकिन आम प्रोटेस्टर्स थे जिनको कुछ पता नहीं, उनके अंदर एक गुस्सा था, एक फ्रस्ट्रेशन था, वो डायरेक्ट बैरिकेड पे चढ़ जा रहे थे। जब ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट का इन्होंने अनाउंस किया और ये कहते हम गांधीवादी तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इनको आगे फ्रंट पे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर ये लोग फ्रंट पे होते, लीड करते और ये शांतिपूर्ण होता, अगर पुलिस से संवाद होता, बातचीत तो यही लोग करते ना कि हमें आगे जाना है नहीं जाना है, तब मुझे लगता है ना इस तरीके की भगदड़ मचती और लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जाता और इस तरीके के हालात नहीं होते और रिजल्ट भी निकल के आता कि जैसे बातचीत इनकी जेपी नड्डा जिसे चल रही थी या उनसे जो मतलब आप कह रहे हैं अनुभवहीनता ने बहुत बड़ा नुकसान करा हो सकता है दिया इनका और रिजल्ट फर्स्ट- अब कुछ है नहीं। हो सकता है इनका फर्स्ट प्रोटेस्ट रहा हो या फिर हर कोई अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है या इनके कोई एक स्ट्रेटेजी हो जो हमें नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन मैंने जो देखा वो मुझे यही सारी चीजें समझ में स्ट्रगल हिस्ट्री भी नहीं थी। जी। यश आपका क्या है? सर Final take. सच अबाउट द प्रोटेस्ट जो मैंने आज कवर किया सर मेरा फाइनल टेक ये है कि लाइक मैं ना लाइक मेरे घर में लोग मूवीज बहुत देखते हैं, पुरानी मूवीज हो जाती है ना, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है। तो सर जब तक संसद चलो का नारा नहीं लगा था तब तक तो हम साथ साथ हैं थे सब। जैसे ही संसद चलो का नारा लगा तो हम आपके हैं कौन हो गया सर मामला, क्योंकि आप जैसे ही वो लोग, जैसे सर ने बताया कि वैन में उनको नहीं बैठना चाहिए था, जब मैं भी पहुंचा, हालांकि मैं थोड़ा लेट पहुंचा मेट्रो की वजह से, तो जब मैं भी पहुंचा तो मैं रास्ते में लोगों से बात कर रहा था, उनकी बातें सुन रहा था, तो लोगों को ये कहना था कि अभिजीत ने तो नाक कटवा दी, अभिजीत तो पीछे हट गया, दिप पीछे हट गया। तो इस तरह की बातें मेरे कान में आ रही थी। जब मैं पहुंचा मैंने देखा लोग बैरिकेड पे बैठे हैं, तो मैं भी बैरिकेड पे चढ़कर उनसे बात करने के लिए बैठ गया। तो मैंने उनसे बात करी कि ये क्या हल्ला हो रहा है, आप लोग तो संसद जाने वाले थे, तकरीबन 12 साढ़े 12 हो गए, ना कोई संसद जा रहा है ना कुछ, आप डीएलएफ के आसपास नारे लगा रहे हैं, संसद जाने का आपका मोटिव था, उसका क्या हुआ? हालांकि मेरे को पता था क्या हुआ, पर मैं लोगों के उससे जानना चाहता था। तो उनका ये कहना था कि हम तो संसद तब जाएं जब हमें ले जाने वाले ले जाए, हमें जब कोई ले जाने वाला ही नहीं है, ले जाने वाले इकोज में बैठ बैठ के चले गए, तो हम कोई सामने से अभिमन्यु तो है नहीं कि चक्रव्यूह में घुस जाएंगे और हमें चक्रव्यूह तोड़ना आता है। हमको यहाँ लाठी खाने के लिए बुलाया है, अगर ऐसा पहले बता देते तो हम आते ही नहीं। तो सर सब लोगों का यही मानना था कि जो अभिजीत दिपके हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, या तो उनको एक्सपीरियंस नहीं था या कुछ नहीं था, या तो वो अपनी जान बचा रहे थे या कुछ भी जो भी उनको करना था, या उनकी सर ने बताया स्ट्रैटेजी थी। बट एट द एंड सर उनका यही था कि उनको साथ रहना चाहिए था सारे लोगों के साथ, क्योंकि सर द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज लाइक इंग्लिश में कहावत है दैट द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इज डिटेन्ड बाय द लीडर। तो अगर लीडर के पास वो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप नहीं है, अगर वो लोगों में अपनापन स्टैब्लिश नहीं करवा पाता, जब इमोशंस पीक पे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इमोशंस पीक पे थे, सबके इमोशंस थे, सबको संसद जाना था, सबको सुन वांगचुक जी अपने साथ चाहिए थे, सबको ये था कि आज तो धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से उखाड़ के फेंक देंगे। बट जब वो इमोशंस कंट्रोल करने के लिए जो सेंस ऑफ लीडर होता है, जैसे सर्किट में एक होता है इलेक्ट्रिकल बैटरी, जब वो बैटरी ही नहीं थी तो लोगों का कनेक्शन टूट गया। और जैसे ही कनेक्शन टूटा, जो लोग आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले अभिजीत दिपके जिंदाबाद, अभिजीत दिपके लव यू के पोस्टर्स, सीजीपी जिंदाबाद के पोस्टर्स थे, वही उसी अभिजीत दिपके ये बाद में मैसेज भी आया, वो जब ये मैसेज जो आप बता रहे हैं ये उनके पास मैसेज गया, तो बाद में एक मैसेज आया कि अभिजीत दिपके को तो पुलिस ने डिटेन कर लिया। डिटेन कर लिया गया। सर जब वो डिटेन का भी मैसेज आया, तो जैसे ही मेरे को पता चला, तो मैंने अगले जो बाइट मैंने कलेक्ट की, अगर वो लगेगी चैनल पे तो पता लगेगा लोगों को, कि मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें बताया कि आप अभिजीत दिपके के ऊपर कंप्लेन तो कर रहे हैं, पर शायद जहां तक खबरें आ रही हैं सूत्रों से ये बताया गया है कि उनको डिटेन कर दिया गया है। तो लोग उस बात पे भी विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि टूट गया भरोसा। उनका भरोसा इस तरीके से एकदम शीशे की तरह छूटा कि अब उनको लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, अपना बचाव कर रहा है। इसमें एक स्टोरी आप नहीं जानते हैं, मैं ऐड कर देता हूँ वो स्टोरी ये है कि रात में चूंकि हम फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो मैं भी रात भर उसे देखता रहा, तो हाँ, तो लेकिन मैं आधा ट्विटर पे था, तो रात में ही ट्विटर पे एक
एक लेटर वायरल हो रहा था जो सोनम वांगचुक का लेटर था सफदरजंग हॉस्पिटल वाला सब, पढ़ा हाँ मैंने वो। हाँ, जिसमें वो ये कह रहे थे कि उनकी पत्नी ने कहा आकर के, फिर रात में 1 बजे आकर के उन्होंने पीसीवी की थी जंतर मंतर पर, ये कहा आकर के कि भाई हम अपना अनशन खत्म कर लेंगे, लेकिन हमसे वादा किया जाए कि संसद में हमारे मुद्दों को उठाया जाए। तो उसके बाद से ही लोगों में, जन जी में एक निराशा चली गई थी, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहले दिन से ये फोकस था कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें, और एकदम अचानक से कहानी बदल गई। तो लोग, खासकर जैन जी, वो तो आप जान रहे हैं कि उन्हें अभी लंबा अनुभव लेना होता है, उसके बाद चीज़ें सीखते हैं, तो उनमें निराशा आ गई, फ्रस्ट्रेशन जो उनका था, उनको यहाँ फ्रस्ट्रेशन लेकर आया था। शायद वो मैं बताना चाहूंगा, हाँ। शायद वो फ्रस्ट्रेशन का रीजन ये होगा कि सर जेन जी जो होता है ना ज्यादातर, हाँ। वो टीन्स हैं अभी 17 18 19 20 21, तो उस समय तक आपका जो मेमोरी होता है ब्रेन का वो डेवलप नहीं होता, तो आप इमोशनली बहुत कॉन्शियस रहते हैं, आपको पल में ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना है, एकदम से थोड़ा सा भी कुछ आपका रिफ्ट हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार इसने ये क्या कर दिया। वो समझदारी जो आती है ना सर, कि आप डिस्टिंग्विश कर सके कि यार हाँ चलो ये अगर इन्होंने किया है तो इनका ये रीजन होगा। आप जैसे आप कई भी चीज आपके साथ होती है तो आप हमें बताते हैं कि इसके 4 कारण हो सकते हैं, इस कारण से जेनजी वो नहीं सोच पाता, उसको एकदम से लगता है कि हमें तो पीछे छोड़ दिया। जैसे ही अभिजीत दिप के शायद वैन में बैठे, उसके बाद ही मैं आया था, मैंने लगातार लोगों से सवाल किए, तो लोग इस तरीके से मुंह बनाकर बात कर रहे थे जैसे कि उनके साथ कोई विश्वासघात हुआ है या अभिजीत दिप जी। के ने उनके पीछे खंजर घोंप दिया। हाँ जी। अकदस, शायरी की बात हम कर लें थोड़ा सा। ये जो यश ने कहा कि तजुर्बों की दौलत बुजुर्गों से मिलती है, बाप से विरासत में तजुर्बा नहीं मिलता। तजुर्बा नहीं। तो अकदस, तुम्हारा क्या पूरे आज के घटनाक्रम में, चूंकि आपने खुद फील भी किया, तो तुम्हारा फाइनल टेक क्या है? सर ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि किसी ने एक पटाखा जलाया और वो आसमान में गया और लोग वेट कर रहे कि बहुत अच्छा पटकेगा, लेकिन वो बाद में जाके खुश हो गया। बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ है सर। अब हम अगर मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो भी कोई राजा होता है वो सबसे आगे रखता है खुद। आप देख लीजिए इब्राहिम लोदी, वो जंग में मरे थे, पुराने जमाने में तो राजा लोग आगे रहते थे ना। आगे रहते। शेरशाह सूरी, तो हर हाँ। सर कोई भी एक टीम होती है, उसमें एक कैप्टन होता है। महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इब्राहिम लोधी हो, बाबर, कोई भी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, मराठे हो, एक्सेप्ट हाँ, महाराजा सूरजमल हो, कोई हो, तो राजा तो आगे रहता था ना। बिल्कुल सर, लीडर वही है। एग्जैक्टली सर। लीडरशिप की थ्योरी ये है कि जब कोई, कि लीडर किसे कहते हैं, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे और एक व्यक्ति आगे चले और बाकी सब लोग उसके पीछे चले, तो जो व्यक्ति आगे चल रहा है वो नेता है। डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड हाँ, लीडर वही है। तो सर मैं उस जगह पे खड़ा था जो पार्लियामेंट की तरफ रास्ता जा रहा था, हम्म। तो मेरे सामने वो लोग थे जो सबसे आगे थे, लेकिन सर अफसोस उसमें कोकरोच जनता पार्टी के कोई भी लीडर नहीं थे, चाहे वो अभिजीत दिप के हो, चाहे वो सौरभ दास हो। सर आगे से जब लाठी पड़नी शुरू हुई तो उन लोगों को लगी जिनके साथ मैं सुबह दिख रहा था सर, वो तमिलनाडु से आ रहे थे, उनको सर हिंदी भाषा भी नहीं आती थी, और सर इंटरनेट बंद था, कॉल्स भी नहीं लग रही थी, और वो आए जा रहे थे, जमा हो रहे थे और लाठी चार्ज हो रहा था। और सर उस बीच में आप देख लीजिए इंटरनेट पे बहुत सारे विजुअल्स है जिन पे आम लोगों पे लाठी चार्ज हो रही है, हाथ फट रहा है, पैर फट रहा है, लेकिन सर उस बीच में लीडर का एकदम सेफ होना ये बहुत बड़ा। लीडर ने खुद को सेव किया, इसका मतलब वो लीडर नहीं थे। तो इसका मतलब कांग्रेस का बेटर मूव था खुद को इस प्रोटेस्ट से दूर रखना। यस सर, मुझे लगता है हाँ, कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद या आम आदमी पार्टी जो लोग समर्थन दे रहे थे, वो गांव में कहते हैं ना कि कमजोर आदमी की हिमायत कर ली। यस सर, मैं भी पहले सोच रहा था कि राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट से जुड़ क्यों नहीं रहे, लेकिन सर अब आने वाले टाइम में पता चला है कि शायद राहुल गांधी ने पहले ही भाप लिया था कि इनकी लीडरशिप इतनी अच्छी नहीं है। जैसे अभी देहरादून में अभी राहुल गांधी गए, वहां पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट भी था, लेकिन वहां से ज्यादा लोग राहुल गांधी में थे, और वो सर अपनी आवाज संसद में भी उठाएंगे और हर तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर जब 9 बज गए, आप लगातार पहले दिन से कह रहे कि हम 20 तारीख को मार्च करेंगे, और जब 20 तारीख आती है 9 बज जाते हैं सर, कोई आपकी वो नहीं होती कि आप चलो सरकार से हमारी बातचीत चल रही है और उसने बहुत कमजोर किया। यस सर। मैं बता दूं अकदस, यश, ये एक सर इसमें डायरेक्ट ये कहते सरकार से बातचीत चल रही है, आप टेबल टॉक के लिए आप कमजोर हो गया। डायरेक्ट ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में आमने सामने बात करेंगे, आप आओ हमारे साथ बात कमजोर हो गया। मैं इसको जो है डिफाइन कर रहा हूँ आपके सामने। यश तोमर को सुनकर के अच्छा भी लगेगा और अकदस तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ के एक नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने इस तरह के बहुत सारे आंदोलन किए हैं किसानों के हितों के लिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके एक आंदोलन का दर्ज है जो मेरठ की कमिश्नरी पे किया गया था।
नहीं, मेरठ कमिश्नरी पे किया गया था, तो एक नेइमा कांड हुआ था, हाँ ना। तो मेरठ कमिश्नरी पे एक आंदोलन किया गया था, वो उसका सबसे लंबा किसानों का आंदोलन था। आज भी किसान यूनियन की इतनी, चाहे बहुत सारी यूनियन बन गई हैं, लेकिन आज भी वे इतनी शक्तिशाली हैं कि जब उन्हें बिजली के किसी अधिकारी से बात करनी होती है, पुलिस के किसी अधिकारी से बात करनी होती है, किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करनी होती है, तो वो अपने दफ्तर से चल करके उनके बीच आके बैठता है। खाप पंचायतों का कॉन्सेप्ट बहुत हाँ, वो उनके पास आकर बैठता है, उनसे बातचीत करता है। तो ये तो आइडिया ही इनका बातचीत करने का खराब था कि हम सरकार से बात करने जाएंगे, फिर वहाँ वेटिंग भी होगी, जैसा अब ये खबर भी आ रही है जेपी नड्डा के साथ सोफा पे बैठ का था। इसने भी लोगों में निराशा भर दी। सर, मेरे को- मैं ये मान कर चल रहा हूँ यश, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि जैन जी का फ्रस्ट्रेशन और अधिक बढ़ गया। जी सर, एब्सोल्युटली। हाँ, सर जैसे कि मैं ये देख रहा था कि अभी आप ये सारा वैसे तो बंद था ही मेट्रो वगैरह, अभी ऑटो में उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के सीएम है वो भी ऑटो में जा रहे हैं, शबाना आजमी कहीं रास्ते पे निकल रहे। सर नॉर्मल तो लोग नॉर्मल, सर बड़े बड़े नेता को नहीं पता चल रहा कि जाना कहाँ है, करना क्या है। सर सारी की सारी जो थी जो ये एजुकेशन पे बात हो रही थी, नीट का एग्जाम अभी सर आपने देखा होगा दोबारा से लोगों के मार्क्स शफल कर दिए गए। सर एमआर शीट पे 675 है और नॉर्मल ऐसे, तो लोगों में और गुस्सा था। और गुस्सा बहुत नुकसान हो गया है एकदस। आप समझिए, कहावत है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। यस सर। अभिजीत दीपके और आशुतोष और विजेता दहिया और सौरभ दास, ये नादान दोस्त निकले, पूरी तरह से अनुभवहीन, अपरिपक्व लोग। सर मैं शायद ये इस बात पे शायद ये कहना चाहूंगा कि सर उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पकड़ बढ़ाने। उनके साथ लोग थे, 60,000 लोग कम नहीं होते सर। 60,000 लोग अगर सत्तर की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो उनकी गूंज से कुर्सी हिल जाएगी, इस तरह की कहावतें कही जाती है। तो सर मेरे को लगता है जब उनको मौका आया कि अब फेस टू फेस आपको बात करनी है, उस टाइम शायद वो बड़ा चेहरा देखकर शायद घबरा गए, नहीं, यश आप घबराहट हो गई। जैसे ये नहीं है एक्चुअली, ये हुआ जैसे मैं समझ रहा हूँ, जैसे नदी होती है, अगर वो सीमाओं में रहे तो वो लाती है खुशहाली, समृद्धि, विकास, लेकिन अगर वो सीमाओं को तोड़ करके बह जाए तो वो लाती है तबाही, बाढ़। नियंत्रित रखना भीड़ को, वो इनको नहीं आया। ये लीडर नहीं थे, इनकी जगह राजनीतिक पार्टी के नेता होते। नियंत्रित किया ना, हमने देखा ना 3 बजे, 3 बजे डिंपल यादव ने नियंत्रित किया, 3 बजे चंद्रशेखर आजाद ने नियंत्रित किया। वो लीडर हैं, वो जानते हैं कि भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाता है। सर तो वो क्वालिटी इनके पास क्यों नहीं थी? मतलब वो भी तो काफी- ये सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज देखते थे, ये सोशल मीडिया स्ट्रेटजी देखते थे, इन्होंने अच्छे हैशटैग लगाने जानते थे, अच्छा एसईओ का इस्तेमाल करना जानते थे। मीम्स। हाँ, ये अब अपना एक इंस्टाग्राम पे एक रील डाल रहे थे, कई लाख लोग उसे देख रहे थे, उसमें लिख रहे थे कि लोग कहेंगे कि तुम इंडिया चले जाओगे तो क्या लोग आएंगे, वो मीम डाल रहे थे। तो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं थी, ये तो नौकरी ढूंढ रहे थे यूएस में। दिन तो उनका- भावनाएं सही हो सकती हैं, भावनाएं सही हो सकती हैं। हो सकता है कि इनके मन में छात्रों को लेकर के मोहब्बत हो सकता है जो पेपर लीक हो रहे हैं इन्हें भी गुस्सा हो सकता है उन्हें ये बात भी बुरी लगी होगी, कॉकरोचेस क्यों कहा गया, ये सब बातें सही हो सकती हैं। लेकिन इतनी भीड़ को आप नियंत्रित कर लोगे? इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देश को नरेंद्र मोदी चाहिए, इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देश को राहुल गांधी चाहिए। आप एक, मैं कह रहा हूँ पर्सपेक्टिव, भाई एक बहुत बड़े पक्ष के नेता है ना नरेंद्र मोदी, वो भीड़ को नियंत्रित करने का जादू है उनमें, चाहे वो वही भीड़ हो जो उनको फॉलो करती है। राहुल गांधी नेता है ना, भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं, वो अखिलेश यादव कर सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद ने, डिंपल यादव ने करके तो दिखाया। अभी कैसे और बच्चे पिटने से बचे, अभी ये लाठीचार्ज रुका कैसे? अभी जब हम लोग यहाँ बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं तो ये भीड़ कैसे नियंत्रित हुई? इनको डिंपल यादव ने और चंद्रशेखर आजाद ने नियंत्रित किया, क्योंकि वो लीडर है। भरोसा, असली बात जो कामरान ने बातचीत शुरू में की, ट्रस्ट। अभिजीत दीपके से जो ट्रस्ट टूट गया था, ट्रस्ट चंद्रशेखर आजाद में वो ट्रस्ट था और डिंपल यादव में वो ट्रस्ट था। डिंपल यादव को आप देखिए, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, और एक लड़का जो गिर गया जमीन पर, उसके वो शर्ट के बटन खोल रही है और शर्ट के बटन खोल के कह रही है कि पंखा लेके आओ जो बेहोश होकर गिर गया। तो जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो उतने तुरंत जो हैं जुड़ेंगे। वो नियंत्रित हो जाएंगे, नियंत्रित माँ की भूमिका में आ जाएंगे। डिंपल तुरंत माँ की भूमिका में आ जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जब आके कहेंगे आप ऐसा करो वैसा करो, तो वो जो नौजवान है उसको लगेगा कि मेरा नेता है और ये मुझे बचा लेगा।
अब तो डरे हुए हैं ना लोग। ये घबराहट है सर। जो तमिलनाडु का आया, ये जो हरियाणा का आया, ये चलिए हरियाणा वाला अगर चला भी जाए वापस, तो जो दूर दराज से लोग आए हैं तो ये कैसे वापस जाएंगे, कहाँ खाना खाएंगे, किधर रहेंगे? किधर रहेंगे? और क्या इन्हें ये डर नहीं सताएगा कि क्रैकडाउन रात में तो और भी कठिन होगा? फुटपाथ पे सोएंगे तो 3-4 दिन से हम लोग देख ही रहे थे ना, फुटपाथ पे सो रहे थे कि फुटपाथ पे सोएंगे तो कहीं पिटाई ना हो जाए। पुलिस की गाड़ियां रात भर घूमेगी, अब तो पूरा फोर्स आ गया, नींद में उठा के भेजेंगे। पूरा फोर्स आ गया। आपको बंगाल में चुनाव हुआ था, 2 लाख आर्म फोर्स गया था, तो फोर्स की कमी थोड़ी है, कुछ भी किया जा सकता है। सर तो मतलब हमने एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि अभी हम हाँ। जर्नलिस्ट नहीं है इस बातचीत में, सर क्या हमने उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा ली? क्योंकि मेरे को सर काफ़ी उम्मीद थी, मेरे को लग रहा था कि ये एक नया रेजोनेंस होगा, जैसे इटली में हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम के समय पे फ्रांस में हुआ, अभी नेपाल में, बांग्लादेश में, हाल ही खैर वो वॉयलेंट था काफ़ी। तो मेरे को लग रहा था कि सर एक शायद ये पहला प्रोटेस्ट बने जहाँ हम ये कह सकें कि यार दिस इज द न्यू बिगिनिंग, देश में एक तरीके से एक नया लोकतांत्रिक स्तंभ खड़ा होगा और युवा जो है वो अपनी भूमिका, जब कहते हैं ना बैटन पास होता है, तो युवा के हाथ में बैटन आएगा और वो देश को आगे लेके जाएगा अपनी जो जेंजी विजन है उससे। पर बुरी तरह जब ये क्रैश हुआ तो सर एक उम्मीद जो है अभी- युवा की हट हो गई। अभी आप इंतजार कीजिए, एक बयान आने वाला है गवर्नमेंट का। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि देश में ऐसा ही कुछ करने की योजना थी, जिसके लिए विदेशी फंडिंग थी, जिसके लिए बहुत अधिक प्रयास किए गए, और हमने जो है उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। उसकी गंभीरता को समझते हुए हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और इसके लिए मोदी सरकार जो है उसकी आप प्रशंसा कीजिए। उनके समर्थक जो होंगे वो इस बात से खुश होंगे। जैसे शमशी एक बार रिपोर्टिंग करने गई थी, तो एक चिल्ला करके एक समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कॉकरोचों को कुचल दो, तो कॉकरोचों को कुचल दिया है। शमशी, तुम्हारा टेक? सर सिर्फ सोशल मीडिया पे किसी पार्टी का नाम देके अकाउंट बना लेना ही एक पार्टी नहीं होता है। किसी भी पार्टी का नियंत्रण करने के लिए उसके नेता का स्ट्रांग होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभिजीत दिपके अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए। जिस वक्त जिस तारीख का कॉल वो इतने दिन से दे रहे थे, जिस दिन उनको डट के पुलिस का और बल का सामना करना था, अपने एक तरह से कह सकते हैं कि जितने प्रोटेस्टर्स आए थे उनके भरोसे आए थे कि ये मेरा नेता, ये मेरे को लेके संसद जाएगा। क्योंकि वो कोई भी किसी को जानता नहीं था पर्सनली, दूर दूर से पूरे देश से लोग आए थे अपना काम, जॉब, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के अभिजीत दिपके के भरोसे। तो उसको जिस वक्त सबसे आगे होना था और पुलिस का सामना करना था, डट के उसके सामने खड़ा रहना था और बात करनी थी, तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए। और उसके बाद जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जितने भी प्रोटेस्टर्स, ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ विश्वासघात किया गया है। अब तो शायद ही कोई बात भी अगर अभिजीत दिपके बोले या तो वो यकीन नहीं करेंगे। अब लगता है कि वो संसद भवन नहीं जाएंगे, वो जेल जाएंगे। हाँ, ऐसा होगा। और ऐसा लग रहा था देखने को कि आज के तारीख में बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे ही देंगे, अभिजीत दिपके दिलवा ही देंगे, पर बिल्कुल इसका उल्टा हो गया, सिर्फ उनकी लापरवाही के वजह नहीं शमशी, मुझे कभी ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने कामरान के साथ घंटों चर्चा की थी और मैंने कारण बताए थे कि इस प्रोटेस्ट में क्यों दम नहीं है, और मुझे लगता है कि ये सरकार जो है वो क्यों इस्तीफा नहीं लेगी। कोई दूसरे मामलों में भी किस तरह सरकार का रवैया रहता है, मगर इस वाले मामले में जो कुछ हुआ है वो सरकार के नज़रिए से भी, और जैन जी के नज़रिए से भी, और इस प्रोटेस्ट के नज़रिए से भी, और एजुकेशन सिस्टम के नज़रिए से भी बहुत नेगेटिव हुआ है। और ईमानदारी से मैं कहूँ, एक पिता होने के नाते, तो मुझे जो कुछ भी आज हुआ है उसका बेइंतहा अफसोस है। सरकार के जिस तरह से हैंडल किया गया, और मुझे बात बहुत तकलीफ दे रही है कि सौरव दास, आशुतोष और विजेता दहिया और अभिजीत जैसे पढ़े लिखे लोग, जिन्हें नौजवान, ऐसा लगता है नौजवानों को, जैसे हमने बातचीत से भी देखा, कि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो रोल मॉडल होंगे, ये तो अच्छी मेंटल लेवल के होंगे, मगर माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि वो नियंत्रित नहीं कर पाए और बहुत सारी समस्या उनके माध्यम से पैदा हो गई, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी, और जिस तरह से वो इस मूवमेंट को लेकर चल रहे थे उसका नतीजा जो है वो काफ़ी नेगेटिव आया। नमस्कार।